लोग इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे या जब हम लोग और भी चीज़ों की हम जब बात करेंगे, ये मैक्सिम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कल ये मैक्सिम यही था, एक्टस नॉन facet रियम nisi mens atria, कि यार एक्ट कभी भी जो एक बंदे को गिल्टी नहीं बनाएगा, इलीगल एक्ट एक बंदे को गिल्टी नहीं बनाएगा अगर उसके साथ-साथ एक लीगली ब्लेम वर्दी माइंड ना हो, गिल्टी माइंड ना हो। यानी कि मेंस रे के बिना एक्ट जो हमारा एक्टस है, वो पनिशेबल नहीं होगा। सपोज़िंगली मेरा इंटेंशन था किसी को जैसे हमने सेक्शन 92 की बात भी करी थी पिछले कल हमने एक वो भी ली थी इलस्ट्रेशन कि सपोज़िंगली मेरा इंटेंशन था कि यार मैं उस बच्चे को छत से तो गिर रहा हूँ, जिसमें मेरे को पता है कि मेरे एक्टर्स से डेथ क्रिएट हो जाएगी और मेरा इंटेंशन उस बंदे की जान बचाना है रादर दैन उस बच्चे को छत से गिरा के उसको मार डालना। तो इंटेंशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ-साथ ये मैक्सिम आप लोग जब सेमेस्टर्स में आएँगे जब आपको आंसर्स लिखने होंगे तब ये वैसे तो हमारे सेमेस्टर्स में ये वाले टॉपिक नहीं आते हैं, मतलब ये वाला टॉपिक हम लोग सेक्शन 96 से 106 करते हैं और 76 से 96 सिर्फ एक्सप्लेन किए जाते हैं, एग्ज़ाम्स में नहीं आता है सेमेस्टर में। बट पॉइंट ये है कि यार आप कहीं पे भी आंसर्स लिखेंगे, आपको ये मैक्सिम रेफर करना पड़ता है। इसलिए जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मैक्सिम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मैक्सिम काफ़ी जगह आता भी है, तो ये मैक्सिम हमेशा याद रखना। एक्टर्स नॉन facet रियम nisi mens atria, एन एक्ट डज़ नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज़ आल्सो लीगली ब्लेमवर्दी। क्लियर मतलब ये था। प्राणी गोंदन को कोई रूल नहीं है, मैंने कल डिस्कस किया था वो। जनरल एक्सेप्शन पे आ गए थे इसके बाद हम लोग मैंने ये कहा था कि इस मैक्सिम का सबसे ज़्यादा अगर इम्प्लीमेंटेशन हम देते हैं तो वो दिखता है हमें जनरल एक्सेप्शंस में। जनरल एक्सेप्शंस में हम लोगों ने कल मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये 2 मैक्सिम किए थे, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूज़ एक्ट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल और इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज़ एक्ट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। उसके बाद हम 76 से हमने 76, 77, 78, 79 और 80, 81 हम ये कवर कर चुके हैं। हम लोग इसमें बेसिकली जुडिशियल एक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और उसके अलावा एक टॉपिक और कंप्लीट किया था, नेसेसिटी हम कर चुके हैं। तो नेसेसिटी का भी एक मैक्सिम मैंने कल लिखवा ही दिया था। मैं सिर्फ एक बारी गो थ्रू कर रहा हूँ कि हम क्या-क्या कर चुके हैं, ताकि जैसे-जैसे लोग जो जॉइन करते जा रहे हैं, वो साथ-साथ करते रहें और मैं आगे भी बढ़ जाऊँ फिर। तो नेसेसिटास नॉन लिगम, नेसेसिटी नोज़ नो लॉ, नेसेसिटी विंसिट लिगम, नेसेसरी ओवरकम लॉ। ये मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस कई बारी इन जो मैक्सिम्स है ना, जहाँ पे आपको लिखा है कि यार सेक्शन मेरे को पता है कि सेक्शन 81 जो है नेसेसिटी का है और उसके अंदर एक मैक्सिम भी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यार नेसेसिटास नॉन लिगम अगर हम आईपीसी में देखें तो कहाँ पे है? तो वो सेक्शंस आपको प्रोवाइड कर देगा कि 81 में है, 82 में है, 83 में है। ऐसे ही हम लोग जब आएँगे 82 आज हम करेंगे, तो हम डॉली इनकपैक्स का क्वेश्चन हर बारी काफ़ी टाइम आया है कि डॉली इनकपैक्स आईपीसी में कहाँ दिया गया है? वो सेक्शन 82 में दिया गया है, हम लोग जब करेंगे तो मैं समझाऊँगा डॉली इनकपैक्स और डॉली कैपेक्स क्या है। मे बी 8 ये मुझे क्लियर नहीं आया नेहा एक बारी क्लियर लिख लेना है क्या तुम कह रहे हो 8 का? मतलब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा था तो जैसे मैं यही बता रहा था कि जहाँ-जहाँ मैक्सिम्स हैं, वहाँ-वहाँ आपको आप वहाँ पे आपको सेक्शंस याद करने हैं। ऐसे नहीं हुआ कि यार वहाँ के सेक्शंस आपको याद नहीं हो। बाकी जगह सेक्शंस मत करना यार, अपना टाइम सोचो कि आईपीसी से 8 या 9 या 10 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर 10 थे, उससे पहले 9 क्वेश्चन्स थे। उनमें से 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो आपके केक थ्रू हैं, कि आप ईज़िली वॉकआउट उनको यार ऐसे कर दोगे कि यार ये तो मतलब आपके बेसिक नॉलेज की बात है। और यहाँ पे हम जो चीज़ें कवर कर रहे हैं, वो बेसिक नॉलेज के लिए हिसाब से कर रहे हैं कि आपकी बेसिक्स बन जाएँ। आप बेसिक से ऊपर मत जाना यार, वो आपके सेमेस्टर लेवल में आपको अच्छे से कराया जाएगा। आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का भी बता दूँ थोड़ा बहुत, बट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड फर्स्ट ईयर में 3 या 4 क्लासेस लेता है। उसके अंदर मैं आपको अपने नोट्स अभी अगर मेरे आईपैड में भी हैं वैसे नोट्स, मैं उसकी नोट दिखाऊँगा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के, तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर 10 केसेस हैं, 10 के 10 केसेस में अलग-अलग चीज़ें हैं। तो आप उस लेवल का नहीं पढ़ना है आपको यार। आपको सिर्फ़ एक मतलब समझना है कि भैया क्या है, क्या चीज़ है? क्या स्पीसी है, क्या जीनस है? वो हम जब करेंगे तब मैं बता दूँगा। हमने नेसेसिटीज़ का कवर कर लिया था। उसके बाद राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे आ गया था। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मैंने प्रिंसिपल्स करे थे। ये प्रिंसिपल्स आज भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम जब आगे 99 तक हम कर चुके हैं कल। तो हम आज जब 100 से 106 तक जाएँगे, यही प्रिंसिपल्स आपको दिखेंगे कि कैसे-कैसे लॉ में आते हैं। और वैसे तो आप लोग अभी नहीं आए हैं लॉ स्कूल में, पर हर एक्ट पे देखेंगे ना एक प्रिएम्बल होता है। हर एक्ट का आप देखेंगे एक प्रिएम्बल होता है। उसमें या फिर एक उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं जिसको हम,
इसका इस लॉ का पर्पस क्या है। तो ऐसे ही पर्पस अंडरस्टैंड करोगे ना, उसके बाद वो लॉ समझाएगा। इसलिए मैंने कल ये प्रिंसिपल्स लिख कर बताए थे आपको कि हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस तभी आएगा जब एक स्टेट का फेलियर हो चुका है, तब हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। नहीं तो स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है फोर्स एक्सरसाइज करना, हमारी ड्यूटी नहीं है। स्टेट के फेलियर के बाद ही हमारी ड्यूटी आती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट सेल्फ प्रिजर्वेशन पे आता है। सोशल पर्पस, जिसमें मैंने गुड फोर्स और इविल फोर्सेस का बताया था कि इविल फोर्सेस के अगेंस्ट गुड फोर्स करना, एक्सरसाइज करना अलाउड है, इसलिए हमें प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। 96 मैंने बता दिया था जनरल प्रोविजन है, जिसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रोवाइड किया गया है। 97 प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी सेल्फ एंड अदर्स, ये मैंने कल भी बताया था कि खाली अपनी बॉडी नहीं, दूसरे की बॉडी भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज जो मेरी यहाँ पे मिस हो गई थी वो ये थी कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी वाला है ना, ये एक मिनट यार, ये अगर आप देखेंगे तो ये टर्माइट ऑफेंसेस हम बोलते हैं इसको। मतलब टर्माइट ऑफेंसेस इज अ शॉर्ट फॉर्म कि हम लोग, जैसे मेरे को जब पढ़ाया था सेमेस्टर में तो सर ने बोला टर्माइट ऑफेंसेस, मैंने को क्लियर कैसे याद रहे उसका तरीका है। तो अगर आप देखेंगे तो यार ये जो हमारा राइट टू डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो कुछ ही ऑफेंसेस में है हमारा। एक तो थेफ्ट के केस में, थेफ्ट थेफ्ट रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और एन अटेम्प्ट ऑफ दीस। ठीक है, टर्माइट ऑफेंसेस इसलिए मैंने बोला थेफ्ट रॉबरी, टर्माइट की स्पेलिंग वैसे मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म की तरह याद करने के लिए ही सर ने मेरे को बताया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही किया हुआ था। तो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इन्हीं ऑफेंसेस के अंदर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आता है। सेल्फ एंड अदर्स, किसी और की प्रॉपर्टी पे मिसचीफ क्रिएट हो रही है तब भी आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैंने कल बता दिया था कि प्रॉपर्टी के ऊपर भी दूसरे की प्रॉपर्टी भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज ये चीज टर्माइट की तरह ही याद रखना कि यार टी, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद हम सेक्शन 98 पे आए थे और 98 में मैंने बेसिकली आपको यही बताया था कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन भी आपके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है, जैसे आज हम देखेंगे कि जब मैं रॉलिंग कपैक्स की बात करूंगा, अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा क्राइम करता है तो आईपीसी में उसको ऑफेंस नहीं किया माना जाएगा। इट्स एन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। 7 साल के छोट से कम एज के बच्चे के ऊपर हम लोग सोचते हैं इसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसलिए उसका कोई मेंस रिया नहीं है, इसलिए हम ये रिज्यूम करते हैं कि 7 साल के बच्चे को हम एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। पर एक 7 साल का बच्चा मेरे अगेंस्ट कोई क्राइम करने की कोशिश करता है, यार एक बारी सबके साथ ऐसे है तो श्रांक है इस क्लॉज पे, तो एक बार बता दिया कि अ, दिक्कत हो रही है ऑडियो में तो बता दो यार। यार अमित एक बार अपना ही अपनी साइड से देख लेना यार, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं ऑडिबल है, तो एक बार प्लीज अपनी साइड से ही देख लेना ये चीज। हाँ तो चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ तो जैसे मैं बता रहा था कि यार एक 7 साल से उम्र का कम उम्र का बच्चा मेरे अगेंस्ट ऑफेंस क्रिएट करता है, वो मेरे को मारने की कोशिश करता है, भले ही उसका एक्ट जो है मेरे को मारने का वो एक क्राइम नहीं है, उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, पर मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना ही है जितना मेरे पास एक 18 साल का बंदा मेरे अगेंस्ट क्राइम कर रहा होता, उतना प्राइवेट डिफेंस मेरे पास है। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल फोर्स में यूज कर सकता हूँ, ये नहीं है कि मैं 18 साल वाली फोर्स आज 7 साल के बच्चे के अगेंस्ट यूज कर दूं। मतलब वो प्रोपोर्शनैलिटी तो हम सेक्शन 99 के अंदर आते हैं। तो सेक्शन 99 पे अगर हम आते हैं तो मैंने 3 लिमिटेशंस बताई थी आपको। पहली लिमिटेशन यही थी कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। इसकी मैंने आपको 2 कंडीशंस बता दी थी कि अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होगा या फिर ग्रीवियस हर्ट का रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा तो हम प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, हमारे गुड फेथ में हमें ये चीज लगनी चाहिए कि यार वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर हमें लगता है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो हम लोग गुड फेथ के अंदर, गुड फेथ का मैंने बताया था सेक्शन 52 कवर करता है, गुड फेथ ड्यू केयर एंड अटेंशन के बाद हमें लगता है कि वो पुलिस वाला नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमारे एक्सप्लेनेशन में इसका एक तरीके से देखा जाए तो प्रोवाइजो है, एक्सप्लेनेशन जो है इसकी। उसके बाद हम लोगों ने टाइम टू हैव रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज किया था कि अगर मेरे पास पुलिस बुलाने का मौका है तो मैं प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मेरी पहली कॉल, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने कहा था स्टेट की ही रहेगी। स्टेट की जब फेलियर होगी तभी हम प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा, प्रोपोर्शनैलिटी की अनप्रोपोर्शनल फोर्स यूज करते हैं। तो सेक्शन 99 तक मैं करा चुका हूँ, सेक्शन 100 पे मैं आ रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ।
किसी को कोई भी डाउट है तो यार अभी तो चैट में लिख लेना। क्लास के बाद में जो भी किसी का डाउट होगा वो हैंड रेज करके एक बारी उसका ऑडियो ऑन करवा लेंगे। अभी मिडवे किसी का भी ऑडियो कराना ऑन कराना फिजिबल नहीं है, क्योंकि कल भी क्लास काफी लंबी हो गई थी और इन लोगों को शायद यूट्यूब पे भी डालनी होती है, तो इतनी लंबी क्लास नहीं डाल पाते हैं ये लोग। तो इसलिए इस चीज को कंसिडर करते हुए अभी जो है चैट में लिख लो आप अपने डाउट्स। अगर आपको लगता है कि चैट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो क्लास के बाद एक बार डाउट्स ले लेंगे। देखिए मैंने कल एक चीज बताई थी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, सेक्शन 96 हमें प्रोवाइड करता है। 97 स्पेसिफाई करता है कि कैसे किस बॉडी के लिए भी है, या बॉडी के लिए भी है और अपनी बॉडी के लिए भी है और दूसरे की बॉडी के लिए भी है, प्रॉपर्टी के लिए भी है, अपनी प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी। अब जब हम 100 की बात आते हैं ना, तो 100 हमें कहता है कि यार, और सेक्शन 100 आपको याद करना है। सेक्शन 100 आपको जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप एक्सरसाइज करते हैं ना, सेक्शन 100 कहता है कि आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते टाइम ना किसी की डेथ तक कॉज कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप इस ब्यूटी देखिए इस चीज की, किसी की आप डेथ कॉज कर दें तब भी आपको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर पहली चीज, पहली कंडीशन जो सेक्शन 99 की लिमिटेशंस है। देखिए सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा क्लियरली। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। तो यानी कि जो सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपकी इसमें एप्लीकेबल होंगी। सेक्शन 99 पूरा एक लिमिटेशन सेक्शन है, वो आपकी लिमिटेशंस, प्राइवेट डिफेंस की लिमिटेशंस तय करता है। उसी के बाद आपकी चीजें आती हैं। तो आपकी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कुछ केसेस में, अब इसमें केसेस लिखे हुए हैं, इंस्टांसेस लिखे हुए हैं कि किन केसेस में आप किसी की वॉलंटरी डेथ तक कॉज कर सकते हैं। वो इंस्टांसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक पहला इंस्टांस है, तो पहले तो एकदम लिमिटेशन रहेगी, और दूसरी चीज जो रहेगी, इन इंस्टेंसेस में क्वेश्चंस ऐसे आए हैं यार कि बताओ जैसे सेक्शन 100 पे एक तो सेक्शन कहाँ पे है कि हम वॉलंटरी कॉज कर सकते हैं डेथ अपनी बॉडी को बचाते हुए दूसरे बंदे की। सपोजिंगली अगर कोई मेरा मर्डर करने के लिए आता है, वो मेरे पे एक डेडली असॉल्ट कमिट करता है, तो मेरे पास इतना प्राइवेट डिफेंस है कि मैं उसका मर्डर कर दूं। सपोजिंगली वो किसी और बंदे का, किसी का रेप कर रहा है रोड पे, तो मेरे पास प्राइवेट डिफेंस है कि मैं जो अक्यूज है उसका मर्डर कर सकूं, उस टाइम पे उसकी डेथ कॉज कर सकूं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी जब एक बात हुई थी, मेरे को क्लियरली याद है, मैं उस टाइम पे स्कूल वगैरह में होंगे, निर्भया केस के बाद में भी ये बात हो रही थी। तब काफी लोगों को ये बात नहीं पता थी कि हमारे पास प्राइवेट डिफेंस इतना तक भी है कि अगर हमारे सामने कोई किसी का रेप कर रहा है तो हम जाके उस बंदे को मार दें जो रेप कर रहा है, जो अक्यूज है उसको उसको उस टाइम पे मर्डर कर सकते हैं रेप करते टाइम। और वो ऑब्वियसली सेक्शन 99 की लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस आपके पूरे प्राइवेट डिफेंस में हैं। तो इसमें इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये इंस्टेंसेस आपको याद करने हैं। पहला इंस्टेंस है डेडली असॉल्ट, दूसरा इंस्टेंस है इसमें बेसिकली ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई आपका आपका आपके अगेंस्ट डेडली असॉल्ट करता है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इतना है कि आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट के केस में भी आप ऐसे सिमिलरली ये चीज कर सकते हैं। तीसरा इंस्टेंस दिया गया है असॉल्ट विद इंटेंट ऑफ रेप। ये बेसिकली आप खुद भी एक बार करेंगे तो आपको दिख जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिखे हुए हैं। मैं एक बार फिर भी लिख रहा हूँ कि यार जो भी साथ साथ नोट्स बना रहे हैं वो शॉर्ट शॉर्ट बना लेगा, रादर देन पूरे सेक्शन की तरह करेगा वो चीजें। assault with intent of gratifying natural lust, gratifying natural lust। अननेचुरल लस्ट की जो बात है, अब 377 के अंदर जो सेक्शन 377 है उसमें कंसेंशुअल जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उनको अब लीगल माना गया है। बट 377 में कई और चीजें भी हैं। आप लोग एक बार खुद से अपने साथ 377 देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें और भी देखेंगी। वो सब चीजें जो होती हैं वो अननेचुरल लस्ट के बारे में डिस्कस करती हैं वो चीजें। तो 377 हम एक बार जब रेप करेंगे, रेप की प्रोविजन करेंगे तो हम 377 पे आएंगे तो हम उसको और अच्छे से कर लेंगे शायद। मैं श्योर नहीं हो रहा कि मैं कितनी चीजें आपको कवर करवा सकता हूँ, क्योंकि लिमिटेड क्लासेस ही ले सकता हूँ मैं भी अपनी साइड से। तो कुछ चीजें आपको अपनी साइड से भी करनी पड़ेंगी। 377 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यार इस पे जजमेंट्स आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2018 में आई थी आई गेस, हाँ 18 में आई थी। और वो जजमेंट का नाम क्या है, ये सब चीजें उस जजमेंट में क्या था, कैसे राइट टू प्राइवेसी जजमेंट आई थी, पुट्टुस्वामी जजमेंट आई थी। पुट्टुस्वामी के बाद काफी चीजें चेंजेस हुई हैं। तो और पुट्टुस्वामी की कई जगह इम्प्लीमेंटेशन भी देखी है हमने।
वो कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वो काफ़ी, क्योंकि एक नया एरिया है राइट टू प्राइवेसी, तो उसकी वजह से वो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं ये चीज़ें। तो ऐसी जो जजमेंट्स जो पुट्टुस्वामी के रिजल्टेंट हैं, वो जजमेंट्स आपके माइंड में होनी चाहिए कि यार इसमें ऐसे हुआ था। आप ऑब्वियसली एक लॉ स्टूडेंट हो, आप एक्सपेक्टेशन आपकी ये है क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आ रहे हो, कि आप 20-22 साल के लोग हो, आप नहीं कुछ ना भी किया हो तो यार महीने में 3 या 4 बार तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखी होंगी या कहीं न कहीं आपने कुछ न्यूज़ में एक्टिवनेस रही होगी, इसलिए 377 अपनी साइड से भी करना ही है। तो आईपीसी में जब मैं कल भी ये बात कर रहा था, इन न्यूज़ जोन से सेक्शंस हैं, उनमें से एक सेक्शन 377 हमेशा से ही इन न्यूज़ होता है वो। मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं है। इस साल भी अगर आप देखेंगे तो अ, जो होमोसेक्सुअल मैरेजेज़ हैं, उनको अभी भी लॉ रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है रिगार्डिंग दिस, और प्राइवेट मेंबर बिल भी आई थी, आई थिंक कोई नवतेज सिंह केस जो था। मैं अभी किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा था वैसे। तो जो हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट शायद हो चुका है आपका फैमिली लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट में ग्रूम एंड ब्राइड की बात करता है, कहीं पे भी वो ब्राइड ब्राइड या ग्रूम ग्रूम की बात नहीं करता, कहीं पे भी वो पर्सन की बात नहीं करता है। तो जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। आप कहीं होती है तो उसकी कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। ये बात आप समझिए, अडॉप्शन आप करने लग जाते हैं बंदा, तो वो ये नहीं कह सकता कि हम लोग एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं या फिर हम लोग एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं। तो इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में केस है। बाकी प्राइवेट मेंबर बिल भी आई थी, और सुप्रिया सुले और एनसीपी लीडर ने प्राइवेट मेंबर बिल लाई थी, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट की बात हुई थी कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट लाते हैं और होमोसेक्सुअल मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा लेट रिस्पॉन्स रहा है इसके रिगार्डिंग, तो ऐसे एरियाज काफी रहे हैं न्यूज में इस साल भी, तो इसलिए इन पे फोकस रखना अपनी साइड से भी। एक बार देख लेना वो प्राइवेट मेंबर बिल का भी, मुझे नहीं लगता आएगा पेपर में, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। बाकी अननेचुरल गेस्ट हम 4 कर चुके हैं। जो फिफ्थ है वो ये है, अबडक्ट और किडनैप, असॉल्ट विद इंटेंट टू अबडक्ट और किडनैप। सिक्स, असॉल्ट, मैसेज आएगा, एक मिनट रुकना। असॉल्ट विद इंटेंट टू wrongful confine, सिक्स। और ये 2013 में इसकी अमेंडमेंट आई थी। एसिड अटैक को भी हमने इंक्लूड कर दिया है। तो ये 7 चीजें हैं जो बेसिकली इंक्लूड करती हैं, जिसकी अगर आपके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस होते हैं, सपोजिंगली डेथ होता है, ग्रीवियस हर्ट होता है, या फिर किडनैपिंग का, असॉल्ट होने का किसी का इंटेंट होता है, ऐसी सिचुएशंस में आपके पास प्राइवेट डिफेंस इतना है कि आप दूसरे बंदे की, जो ये अटैकर है, उसकी डेथ तक कॉज कर सकें। इसमें एक चीज पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद भी अपनी साइड से रीडिंग करेंगे, तो इसमें एक चीज देखोगे तो यार आप जो फर्स्ट और सेकंड है उसके अंदर लिखा हुआ है रीजनेबल एप्रीहेंशन। डेडली असॉल्ट के केस में लिखा हुआ है रीजनेबल एप्रीहेंशन, और ग्रीवियस हर्ट के केस में लिखा हुआ है रीजनेबल एप्रीहेंशन। मैं एक बार इसमें दिखा देता हूँ। सच एन असॉल्ट एज में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ में बी कॉज। ठीक है। इसके अलावा फिर आप जब प्रीवियस वर्ड में भी जाओगे, उसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन वाली चीज। इसमें ज्यादा यार कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ये रीजनेबल एप्रीहेंशन क्यों लिखा है। देखिए, डेथ और ग्रीवियस हर्ट को बहुत सीरियसली देखा गया है। ये शायद एक लक्यूना भी है लॉ में कि अब तक हमने इसमें चेंजेस नहीं लाए हैं। तो इसमें काफी सीरियसली देखा हुआ है कि आपको अगर एप्रीहेंशन भी है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट होगी, तो आप लोग प्राइवेट डिफेंस में अपना प्राइवेट डिफेंस के अंदर दूसरे की जान ले सकते हैं, एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। जब आप देखते हैं तो बाकी जो केसेस हैं, जो बाकी 3 to 7 हैं, इसमें आप देखेंगे तो विद इंटेंशन, इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो ज्यादा होता है। जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कम होता है। सिर्फ इतना ही आपको इस चीज में समझना है, इससे आगे आपको ज्यादा समझने की कुछ जरूरत नहीं है। तो 1 और 2 का बर्डन ऑफ प्रूफ कम है, 3 to 7 का बर्डन ऑफ प्रूफ ज्यादा है। इसकी ज्यादा डिटेल में मत जाना यार, क्योंकि मैंने सिर्फ ये इस पॉइंट को इसलिए बता दिया है क्योंकि
जब आप खुद रीडिंग करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो लैंग्वेज अलग है, इसमें यहाँ पे लैंग्वेज क्यों अलग है। बाकी अगर आप एक कॉमन वर्ड देखेंगे तो कॉमन वर्ड जो इसमें यूज हुआ है वो असॉल्ट है। तो हम मैंने सोचा कि वैसे हम बाद में करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ये रिपीट हो रहा है तो एक बार हम असॉल्ट पे आ भी जाते हैं। कलर नहीं है। जो आपका असॉल्ट है, सेक्शन 351 में डिफाइंड है। सेक्शन याद मत करना यार, 351। कोई तैयारी कर भी रहा हो तो अच्छे से, क्योंकि इतने सेक्शंस याद नहीं रहते यार। आप मैं प्रैक्टिकली आपको ये बता रहा हूँ, आप लोग कोर्ट में जाएंगे, आपको लॉयर्स के ऑफिस में भी बेल एक्ट्स मिलेंगी, आपको जज की टेबल पे क्रिमिनल मैनुअल में आपको दिखा देता हूँ। जब आप आओगे, एक मिनट, इतनी मोटी आपको क्रिमिनल मैनुअल दिखेगी जज की टेबल पे भी। जजेस को भी सेक्शंस पूरे तरीके से याद नहीं होते हैं, तो आप लोग तो लॉ एंट्रेंस देने आ रहे हो। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सेक्शन 100 मैंने बता दिया कि वो आपको याद करना है, जहाँ पे मैक्सिम्स हैं वहां पे सेक्शन याद करने हैं। किसी को पता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। असॉल्ट पे मैं आ जाता हूँ, सेक्शन 351। कॉमन वर्ड है जो हर जगह मेंशन हुआ है। असॉल्ट, काफी लोग ये सोचते हैं कि यार असॉल्ट मतलब कि किसी को मारना, रादर असॉल्ट ऐसे डिफाइंड नहीं है। असॉल्ट का मतलब होता है गेस्चर और प्रिपरेशन। एक मिनट। whoever makes any gesture or preparation। तो मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि हम लोग जब भी किसी सेक्शन को पढ़ते हैं, हम लोग उसमें जो चीजें देखते हैं वो उसमें हम चीजें देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन के। तो मैंने अपनी साइड से यार मैंने पहले ही निकाल लिए थे कि यार इंग्रेडिएंट्स मैं जब करूंगा तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रखूंगा। तो सॉल्ट के अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो ये होता है कि जो अक्यूज्ड है, जो अक्यूज्ड है हमारा, वो मेरी तरफ एक गेस्चर या प्रिपरेशन करता है टू यूज अ क्रिमिनल फोर्स। सपोजिंगली मैं किसी के सामने ऐसे उसको चक्कू दिखाता हूँ और मैं बोलूंगा कि उसको साथ साथ बोलता हूँ कि तेरे को मैं मार दूंगा, या फिर मैं उसकी तरफ ऐसे ऐसे गन घुमाता हूँ। ऑब्वियसली इसको हम कई जगह और भी कवर कर सकते हैं, गन किसी की तरफ पॉइंट करने को, बट असॉल्ट में भी हम इसको चीज को कवर कर सकते हैं। मैंने उसकी तरफ गेस्चर किया या फिर मैंने उसको मुक्का दिखाया, ऐसा ये असॉल्ट होगा। मुक्का मारना कहीं और चला जाएगा, असॉल्ट सिर्फ हमारा गेस्चर और प्रिपरेशन में आ जाता है। तो अगर मैंने किसी की तरफ ऐसे मुक्का दिखाया कि मैं उसको क्रिमिनल फोर्स यूज करने लग रहा हूँ, ये एक असॉल्ट बोला जाएगा। बैटरी, गुड वर्ड। मुझे नहीं पता था कि टॉट लॉ भी आप कर चुके हैं, तो आप बैटरी एंड असॉल्ट आप लोग टॉट लॉ में करते हैं। रादर इसमें आईपीसी में इतना बैटरी एज अ वर्ड यूज नहीं होता है। टॉट लॉ में अच्छे से यूज होता है। हम इंटेंशनल टॉट, नेग्लिजेंस, ये सब जब करते हैं तो हम इंटेंशनल टॉट में बैटरी एंड असॉल्ट में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिक मतलब मेरा यही कहने का मतलब है। ठीक है, मेरे ख्याल से यार आप लोग काफी चीजें कर भी सकते हो। टॉट लॉ आपका हो चुका है, फैमिली लॉ आपका हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ख्याल से हो चुका है आप लोगों का। तो आप लोगों के लिए अब ईजी है कि आईपीसी यार आपको मजा भी आए, मतलब मेरे को यार प्रेफरेबली आईपीसी में काफी मजा आया था फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर कोई मेरा फर्स्ट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था तो आईपीसी था। तो और आओगे तो यार आईपीसी में ही सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि केसेस मजेदार होते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे केमलानंती केस, जो कि आपको लगता है कि यार ये तो हमने अलग तरीके से देखा है, और ये अब हम जब पढ़ रहे हैं तो हम अलग तरीके से देख रहे हैं इस चीज को। डिस्कस नहीं करूंगा मैं केमलानंती, क्योंकि वो आप जब आओगे तभी आप देखोगे। और एक बार जब हम मर्डर करेंगे तो शायद फिर भी एक बार रेफरेंस देते हैं उस केस को। तो असॉल्ट में मैंने ये कहा कि यार ये हमारे अक्यूज ने गेस्चर किया या फिर कोई प्रिपरेशन की, इसको पहला इंग्रेडिएंट मानते हैं। गेस्चर और प्रिपरेशन फॉर क्रिमिनल फोर्स, फॉर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमारा होगा सॉल्ट के अंदर, अ, उसका कहेंगे कि यार जो हमारा जेस्चर है, और जो हमारा प्रिपरेशन है, उस जेस्चर और प्रिपरेशन के टाइम पे मैं जिसके अगेंस्ट ये कर रहा हूँ वो उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मैंने फोन, जैसे इसके एक्सप्लेनेशन में भी आएंगे ना कि मियर वर्ड डजंट अमाउंट टू गेस्चर। तो इसका इस सेंस का मतलब यही है कि यार सपोजिंगली मैंने किसी को फोन पे बोला कि यार मैं तेरे को मारूंगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज असॉल्ट। 351 के अंदर वो असॉल्ट नहीं है। ये बात आप क्लियर रखिए। जब फिजिकल प्रेजेंस एक रिक्वायरमेंट है असॉल्ट के अंदर, एक इंग्रेडिएंट जो इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रेजेंस का, वो 351 के अंदर दिया गया है।
यार सैम, मेरा कैमरा अपनी साइड से ऑन ही है, और अगर आप लोग अपना, शायद मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए शायद किसी को नहीं दिख रहा है, और बट मैंने अपनी साइड से अपना लैपटॉप पे कैमरा ऑन कर रखा है। हाँ, मैंने 3-4 बारी मुक्के का साइन किया है यार, गेस्चर किया है, तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि मुक्के का साइन मतलब जेस्चर हुआ। अब सपोजिंगली मैंने वीडियो कॉल पे आपको ये मुक्के का जेस्चर किया, तो आप मेरे अगेंस्ट ये नहीं कह सकते यार कि ये तो असॉल्ट कर दिया इसने हमारे अगेंस्ट, क्योंकि आप आपके साथ में फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है असॉल्ट का। विल स्मिथ ने असॉल्ट नहीं किया, उस तो आगे ही चढ़ चुका था। अगर खाली दिखा देता वहीं वो चेयर पे बैठे बैठे, तो हम बोल देते कि यार असॉल्ट नहीं कर, उसने असॉल्ट मत करा। इसलिए मैंने कहा जेस्चर और प्रिपरेशन ही है असॉल्ट। हम लोग असॉल्ट और बैटरी में डिफरेंस टॉर्ट लॉ में ज्यादा समझते हैं। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom द जेस्चर इज मेड। यार फिजिकल प्रेजेंस की एक रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है असॉल्ट के अंदर, क्योंकि आप सपोजिंगली देखिए यार कि काफी चीजें अलग से कवर हो जाती हैं। अगर मैंने सपोजिंगली, जैसे हम वीडियो कॉल पे हैं और मैं आपको ऐसे मुक्का दिखा रहा हूँ या फिर आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, तो आप ये समझिए ना कि यार हम जो प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं, आपका इस टाइम पे आपके पास अलाउंस है कि आप पुलिस के पास चले जाओ इस टाइम पे, तो आपको क्यों प्राइवेट डिफेंस दूंगा मैं यार इस टाइम पे। अगर ये सिचुएशन ऐसी होती कि हम फिजिकल क्लासेस ले रहा होता और मैं फिजिकल क्लास में आपको ऐसे मुक्का दिखा रहा होता, आपके पास प्राइवेट डिफेंस होता कि आप मेरे को उस टाइम पे या तो आप उस टाइम पे भागते, या फिर आपको लगता कि ये तो मेरे को मुक्का मार ही देगा, तो आप मेरे अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते। इसलिए रीजनेबल एप्रीहेंशन को हम नहीं सोचते, हम लोग फिजिकल प्रेजेंस को एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। रीजनेबल एप्रीहेंशन एक चीज है, बट उसके साथ साथ फिजिकल फिजिकल प्रेजेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज क्लियर रखना कि सॉल्ट के अंदर फिजिकल प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। थर्ड जो चीज है वो हमारा मेंस्ट्रिया है। मेंस्ट्रिया ये होना चाहिए इसमें कि यार जो बंदा हमारे अगेंस्ट असॉल्ट कर कमिट कर रहा है, जो वो जेस्टर कर रहा है, उसके पास ये इंटेंशन होना चाहिए कि जो ये मैं मुक्का दिखा रहा हूँ या जो मैं उसको गन दिखा रहा हूँ, इससे उस बंदे के मन के अंदर एक डर बैठेगा कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाली है। ये मेरा एक इंटेंशन है मेरे को, या फिर इस चीज की नॉलेज है। नॉलेज और इंटेंशन में डिफरेंस होता है, वो आप लोग डिफरेंस समझेंगे जब सेमेस्टर में आ जाएंगे। अभी आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि यार एक मेंस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेंस्ट्रिया यही है कि उस बंदे को लगना, उस बंदे को के मन में यही चीज है कि यार मैंने जो ये मुक्का दिखाया है उससे दूसरे बंदे को लगना चाहिए कि इसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स की कम होगी। इसका जो एक्टर्स रियस है, कल जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा था कि एक्टर्स रियस को हम लोग काफी कंफ्यूज कर देते हैं एक्ट के साथ। एक्टर्स रियस का क्लियर मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट। कि कभी भी असॉल्ट होने के लिए यार, मैं क्लियरली आपको बताऊं तो असॉल्ट का जो केस है सेक्शन 351 जो कवर कर रहा है, उसमें फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट एसेंशियल है। मैं बहुत क्लियरली आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। प्राइवेट डिफेंस में भी अगर हम आते हैं तब भी, और असॉल्ट जो सेक्शन 351 का है उसके अंदर भी फिजिकल प्रेजेंस की एसेंशियल रिक्वायरमेंट कर दी गई है लॉ में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग्स के लिए हैं ये चीजें। अगर आपके अगेंस्ट कोई थ्रेट, आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, एक तरीके से आप सोचिए कि वो असॉल्ट में आपके अंदर क्रिमिनल फोर्स का आपके अंदर फ्रीयर हुआ या नहीं हुआ, ये भी क्वेश्चनेबल चीज है कि यार मेरे को किसी ने फोन पे कुछ बोला है, तो क्या उस टाइम पे मेरे पे इमीडिएटली फियर आ गया उस टाइम उस चीज का कि यार ये तो मेरे अगेंस्ट फोर्स कमिट कर देगा। इसलिए असॉल्ट सेक्शन 351 के अंदर फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है। फोन कॉल वाली चीज मैं एक बार वापस देख लूंगा, क्योंकि मैंने जब ये बुक से भी किया था तब ये चीज मैंने क्लियरली देख रही थी कि यार फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है। तो 351 में भी तो यही कहूंगा कि यार चाहे प्राइवेट डिफेंस का केस हो, चाहे या प्राइवेट डिफेंस का केस ना हो, असॉल्ट के अंदर फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट करी गई है। और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ क्या लिखा भी हुआ है इस सेक्शन में। एक मिनट यार, मेरा ये हट चुका है। तो अगर हम सेक्शन में पढ़ते हैं, whoever makes any gesture, सामने से किसी बंदे ने बंदूक तानी और वो बंदा डर गया, उसे पता नहीं बंदूक खाली है या भरी हुई है, ये असॉल्ट नहीं है किसान, बिल्कुल असॉल्ट है। तेरे को नहीं पता कि ये बिल्कुल असॉल्ट है। इसको हम इनकम्प्लीट इनकोवेट ऑफेंसेस भी बोलते हैं कि यार उसने जो ये चीज करी है। अब एक चीज देखिए कि यार जो उस बंदे ने बंदूक टानी है, उस बंदे को ये बात तो पता है ना कि दूसरे वाले बंदे के अंदर ये बात
होएगी कि ये जो मेरे को मार देगा, उसका जो इंटेंशन है वो तो फुलफिल कर दिया ना उसने। मेरा इंटेंशन था कि मैं उस बंदे के अंदर ये डर बिठा दूं कि उसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाली है। उसके अंदर उसको चाहे मैंने खाली बंदूक से ये दिखा दिया, तब भी उसके अंदर डर बैठ गया। उसको चाहे मैंने नकली बंदूक, बट वो ऐसी बंदूक थी कि उसको लग जाएगा कि यार ये तो असली बंदूक है और ये मेरे को मारने वाला है। तो इंटेंशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ज्यादा एग्जाम्पल्स अभी मत लो यार, क्योंकि ऐसी चीजें एंट्रेंस लेवल पे नहीं आएंगी कि जैसे इसने जो एग्जांपल दिया वो अच्छा एग्जांपल है, बट इतने ज्यादा डेप्थ में अपनी नॉलेज को मत रखना अभी। सिर्फ इलस्ट्रेशंस पे ज्यादा फोकस रखना। बाकी अच्छी बात है यार अगर तुम लोग ऐसे एग्जांपल सोच रहे हो, क्योंकि जब तुम आओगे तो टीचर्स से जब तुम ये चीजें पूछोगे तो काफी मजा आता है उस क्लास में। आईटीसी क्लासेस में स्पेशली ये चीजों की काफी मजा आता है। तो जैसे मैं फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहा था कि सेक्शन 351 कहता है ये चीज, तो अगर मैं 351 पढ़ता हूँ, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation। यार क्रिमिनल फोर्स हम एक बार करेंगे तो मैं बता दूंगा वापस। बाकी एक एक सेक्शन तो नहीं करा पाऊंगा यार। मैंने 350 का तो नहीं सोचा था कि मैं आपको कराऊंगा सेक्शन 350। बट अगर मेरे को लगेगा कि कहीं पिछले कोई प्रीवियस क्वेश्चन में आया है, पेपर में आया है, तो मैं करा दूंगा। फिर भी अपनी साइड से एक बार पढ़ लेना यार। ऐसे क्लास में डिस्कस करना तो यार मेरे लिए बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। तो एक बार मैं सॉल्व को कंप्लीट कर देता हूँ यार। तो जैसे मैं यहाँ था, whoever makes any gesture or preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present। इसी में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया any person present to the any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force। तो यहाँ पे पर्सन प्रेजेंट का जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिया है। इसलिए जिसको भी डाउट आ रहा था कि यार फोन पे कोई मेरे को धमकी दे रहा है या वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर मेरे अंदर रीजनेबल एप्रीहेंशन आया है तो असॉल्ट का केस बनेगा, तो सेक्शन 351 के अंदर असॉल्ट का केस नहीं बनेगा, क्योंकि एक्ट क्लियरली बोलती है फिजिकली प्रेजेंट की बात। तो इसके अंदर जब मैं जो मैंने बोली थी इंग्रेडिएंट्स, हमने पहला इंग्रेडिएंट तो यही देख लिया था यार कि जेस्चर होना चाहिए कि मुक्के का मैंने उसकी तरफ जेस्चर किया। दूसरा इंग्रेडिएंट हमने देखा कि फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरा देखा हमने मेंसरिया होना चाहिए कि जो मुक्के का मैंने जेस्चर किया वो इसी इंटेंशन से किया कि उस दूसरे बंदे के अंदर डर बैठ जाए कि क्रिमिनल फोर्स मेरे अगेंस्ट यूज करने वाला है। तीसरा हमने चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था वो एक्टर सीरीज की कर रहा था। और मैंने कल भी एक चीज बोली थी कि एक्टर सीरीज को काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं एक्ट के साथ। एक्टर सीरीज का जो मेन मतलब होता है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट होता है। तो इस केस में जो एक्टर सीरीज होगी वो ये होगी कि सपोजिंगली मेरी तरफ किसी ने मुक्के का एक्शन किया और मैं उस मुक्के के एक्शन से डर गया, दैट विल बी एन एक्टर सीरीज रादर देन जो वो मुक्के का एक्शन किया। तो अगर मैं सपोजिंगली डरा ही नहीं तो वो एक्टर सीरीज नहीं, उस इस एलिमेंट एक्टर सीरीज का एलिमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर मैं वो मेरे डरना, मेरे को कोर्ट में ये बोलना पड़ेगा कि यार इसने मेरे साथ ये एक्शन किया जिसकी वजह से मेरे अंदर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हुई कि मेरे को ये इंजरी करेगा या क्रिमिनल फोर्स मेरे अगेंस्ट यूज करी जाएगी, ये मेरा एक्टर सीरीज होगा इसमें। तो ये चार इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन की है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही देखिए इतना पर्टिकुलर चीजों में नहीं जाते हैं एंट्रेंस लेवल पे, बट एक्सप्लेनेशन जैसी चीजों के अंदर वो सोचते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग खेल लेते हैं क्योंकि अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो वो सिंपली समझ जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। पहली चीज जो बहुत ही क्लियरली बोल देती है कि मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। ये अपने माइंड में क्लियर कर लो कि सपोजली मैंने मुक्का नहीं दिखाया और मैंने बोला यार मैं तेरे को मुक्का मारूंगा, दैट विल नॉट बी एन असॉल्ट। बट अगर मैंने वर्ड्स के साथ साथ कोई जेस्चर हो गया, कोई एक्ट यूज किया, but the words which a person may but the words which a person uses may give to his gesture or preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault। इसका एक इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है। सी इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है कि यार जो हमारा ए है वो एक स्टिक लेके खड़ा होता है और वो बोलता है आई विल गिव यू अ बीटिंग। अगर वो खाली बिना स्टिक के ये बात बोलता कि यार मैं तेरे को मारूंगा तो वो असॉल्ट ना होती। अगर वो बंदा खाली स्टिक लेके खड़ा है और कुछ ना बोलता तब भी शायद वो चीज असॉल्ट ना होती, क्योंकि वो एक मेरे अंदर जो एक्टर सीरीज है वो एलिमेंट फुलफिल ना होता, मेरे अंदर वो डर ही ना बैठता यार। वो बंदा सिर्फ खड़ा है ऐसे डंडा लेकर, और वो अगर जो ऐसे डंडा लेकर खड़ा और मेरे को बोल रहा है कि यार मैं तेरे को ये डंडे से बहुत मारूंगा, तो वो असॉल्ट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए सी इलस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद पढ़ भी लेते हैं यार। ए टेक्स अप अ स्टिक सेइंग जेड आई विल गिव यू अ बीटिंग। Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault,
द जेस्चर एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड्स मे अमाउंट टू एन असॉल्ट। तो इसमें उसका जो डंडा लेके खड़ा होना और साथ साथ जो वर्ड्स हैं, उस दोनों को मिला के ये असॉल्ट बना है। खाली वर्ड्स, खाली डंडा लेके खड़ा होना असॉल्ट ना बनता। बाकी दो इलस्ट्रेशन एक बार कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन काफी की है, मैं ये बात बहुत क्लियरली एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सेक्शन याद रखो ना रखो, इलस्ट्रेशन अपने मन में घुमाते रहना। तो इलस्ट्रेशन ए जो है, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड इंटेंडिंग और नोइंग इट। फिस्ट वाला एग्जांपल तो काफी टाइम से चल ही रहा है, तो ये इस पे क्या ही डिस्कस करें। ए ने जेड की तरफ अपनी फिस्ट दिखाई और उसके मन में इंटेंशन था क्लियरली कि जेड के अंदर ये डर बैठे कि ए के अंदर ये डर बैठे कि उसके अगेंस्ट असॉल्ट कमिट होने वाला है। उसके बाद ए begins to unloose the muzzle of ferocious dog intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack। ये इलस्ट्रेशन मुझे लगता है कि यार मैंने कहीं मॉक में या प्रीवियस ईयर में देखी है। तो इस इलस्ट्रेशन में ऐसे करते हैं यार ये लोग कि सपोजिंगली ये इलस्ट्रेशन दे दी और आपसे पूछा कि ऑफेंस क्या कमिट हुआ है। उसमें आपको बोल दिया अटेम्प्ट कमिट हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसलिए मुझे लग रहा था ये मैंने इलस्ट्रेशन देखी है कहीं। तो इस केस में बेसिकली यही है कि आपसे ये पूछा जाता है इस ऐसे सिचुएशन में कि यार जो उसने ए ने एक्ट किया है इस केस में, वो ए जो है उसका एक्ट क्या होगा। वो अटेम्प्ट होगा, कंस्पिरेसी होगा, वो अबेटमेंट होगा, असॉल्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। अगर आपकी बेसिक नॉलेज ठीक होगी तो आप उसको असॉल्ट पे क्लिक कर दोगे, मतलब असॉल्ट पे टिक कर दोगे। तो इसी के साथ असॉल्ट तो यार अपनी साइड से कंप्लीट होता है कि बाकी भी ऐसे ही करते रहेंगे यार। कुछ कुछ प्रोविजन जो बीच बीच में आते रहेंगे तो आई कंप्लीट, और हर प्रोविजन कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सेक्शन 100 पे वापस आ जाते हैं। तो हमने ये 7 इंस्टेंसेस जो हैं सेक्शन 100 के अंदर, जो मैंने ऊपर लिखवाए थे आप लोगों को, ये 7 इंस्टेंसेस आपको याद होने चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शायद पिछले साल ही ऐसे क्वेश्चन आया था कि किस केस में वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 3-4 चीजें दी गई थी। उसके अंदर आप में आपको ये चीज पे टिक करना था कि यार डेथली एयरसॉल्ट में कोई क्वेश्चन याद नहीं है कि क्या प्रॉपर था, बट मुझे ये याद है कि यार इसी एरिया में वो लोग खेले थे। तो इसी एरिया को आपको याद रखना है अपनी साइड से। तो सेक्शन 100 यार बेसिकली यही सब चीजें थी। अब क्या हुआ, हमने सेक्शन 100 में एक चीज देख ली कि यार वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ हो सकती है, और डेथ के अलावा भी कई चीजें होती, मतलब कुछ कुछ चीजें हम कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। वो जो चीजें हैं, अगर सपोजिंगली 7 इंस्टेंसेस जो मैंने गिनवाए हैं, रेप, असॉल्ट, रेप, ग्रीवियस हर्ट, डेथ, इन सब के अलावा कोई एक्ट मेरे अगेंस्ट कमिट करता है, तब मेरे पास उस बंदे को मारने की अथॉरिटी का राइट नहीं है। मेरे पास उस बंदे को मारने की, पर मेरे पास इतना राइट है कि मैं कोई और हार्म कॉज कर दूं। सपोजिंगली कोई बंदा सिंपल हर्ट मेरी तरफ करता है, सपोजिंगली वो मेरे को सिर्फ मुक्का मारता है, तो मेरे पास डिफेंड करने का या प्रोपोर्शनल फोर्स यूज करने का राइट है, बट उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकता मैं टिल द टाइम वो ग्रीवियस हर्ट तक नहीं चला जाता। तो सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का डिफरेंस एक बार अपनी साइड से भी देख लो कि क्या है। सेक्शन 320 के आसपास ही है ये चीज, 320 आई गेस। तो ग्रीवियस हर्ट अपनी साइड से देखना। ग्रीवियस हर्ट पे कल मैंने एक चीज क्लियरली कर दी थी, डिसलोकेशन ऑफ टूथ, आपका दांत तोड़ना ग्रीवियस हर्ट है। तो ये क्योंकि आया है, ये मेरे को बड़ा ही मजेदार लगा था, इसलिए मैं 3-4 बार इसको रिपीट भी कर चुका हूँ। 319 एंड 320, हाँ। तो इसको ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट को देख लेना। तो सिंपल हर्ट वाले केस में आप क्या कर सकते हो, डेथ नहीं कॉज कर सकते, पर कोई और हार्म कॉज कर सकते हो। सेक्शन 101 ये चीजें कहता है आपको। सेक्शन 101 एक बारी मैं रीड भी कर देता हूँ। व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी अदर हार्म अदर देन डेथ, इफ द ऑफेंस मे नॉट बी एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि सेक्शन 100, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द assailant but does extend under the restrictions mentioned in section 99। सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस हर जगह रहेंगी। वो आप इसको अगर आपको पूछा जाएगा कि प्राइवेट डिफेंस की रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है, तो वो 99 में रिस्ट्रिक्शंस है। उसके अलावा अगर हम रिस्ट्रिक्शन देखते हैं 99 के अलावा, तो वो 101 में होती है, वो 102 में होती है। वो मैं इसके बाद जब डिस्कस करूंगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो 99 के बाद हमने देखा कि 101 में हमने ये चीज कवर कर ली है। इसके बाद जो आता है 102 आता है, लास्ट टाइम मैंने रह गई थी यार, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। ये क्लियर कर दी है मैंने आपको चीज। इसके बाद जो आता है सेक्शन 102 आता है, कमेंसमेंट, गलती,
एंड कंटिन्यूएंस। तो देखो ये सेक्शन स्पेसिफाई कर देता है यार कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा दूंगा कि आपका वो कब से कमेंस करता है। सपोजिंगली यहाँ से कमेंस हुआ, यहाँ पे ये एंड हुआ मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इस बीच के अंदर मेरे पास प्राइवेट डिफेंस करने का, एक्सरसाइज करने का राइट है। ठीक है, इसमें यही चीज है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइज होगी, वैसे ही मेरा कमेंसमेंट हो जाएगा, वो मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाएगा। 100 में भी 101 में भी यही चीज है। दोनों ही चीजों में कमेंसमेंट कहाँ से शुरू हो रही है? रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ एंड हो रहा है वो भी सेक्शन में दिया हुआ है कि यार ये जो हमारा इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूज। सपोजिंगली मेरे अगेंस्ट कोई मेरे को मारने आ रहा था चाकू लेकर। सपोजिंगली मैं कहीं ऐसी जगह छिप गया हूँ कि यार वो मेरे को अब नहीं मार पाएगा, और मेरी जो एप्रीहेंशन थी कि यार वो मेरी डेथ कर कॉज कर देगा, वो एप्रीहेंशन खत्म हो चुकी है, तो मेरा प्राइवेट डिफेंस उस टाइम पे एंड हो जाता है। इसी के साथ मेरा प्राइवेट डिफेंस एंड हो जाता है। अब इसका यहाँ से ना, अगर आप, या वैसे ही ये सेमेस्टर लेवल की चीज है, बट मैं आपको यहाँ से मर्डर पे ले जाना चाहूंगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये चीज। तो सपोजिंगली देखो, एक चीज और ये एक चीज ये भी याद रखनी है कि जब मैं यहाँ पे अपनी प्राइवेट डिफेंस की चीज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरी जो फोर्स होगी, सपोजिंगली अगर ये मेरी फोर्स है, वो मैं इतनी ही प्रोपोर्शन में जाएगा, सेक्शन 99(4) में लिखा हुआ है कि उतनी ही प्रोपोर्शन में यूज कर सकता हूँ फोर्स। चाहे जब मैं फोर्स को यूज कर रहा हूँ अपने रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ के टाइम पे जो मेरी चल रही है, और एंड के टाइम पे उतनी ही फोर्स जो हमने 99(4) में डिस्कस किया था, 99 में हमने डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ थी और सपोजिंगली मैं उससे एक्ससीड कर देता हूँ उस चीज को, फोर्स को। एक इंस्टेंस ये, और दूसरा इंस्टेंस कि भैया सपोजिंगली कोई मेरे को गन लेके या नाइफ लेके आके मारने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे पीछे भाग रहा है, और मेरे को मैं उसके बाद भागना शुरू कर दिया, उसका नाइफ छूट गया, नाइफ उसका पीछे रह गया है। अब मुझे दिख गया कि वो खाली हाथ है। अब वो खाली हाथ है उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली मेरी जो एप्रीहेंशन है वो डेथ की तो नहीं होगी कि यार वो मेरी अब डेथ नहीं कॉज कर सकता। तो मेरी जो लिमिटेशन है ना, वो उस टाइम पे आ जाएगी कि यार मैं उस टाइम पे उसको कोई भी और हार्म दे सकता हूँ रादर देन डेथ। ये नहीं कि उस टाइम पे मैं उसका डेथ कॉज कर दूं। उसका जब चक्कू ही पीछे छूट गया तो वो मेरी डेथ तो कॉज नहीं कर सकता है। इसलिए ये सेक्शन बहुत स्पेसिफाई करता है, एक तरीके से ये लिमिटेशन तय करता है कि यार ये एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है हमारी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते टाइम पे? तो मैं ये जो चीज बता रहा था कि यार सपोजिंगली ऐसा होता है कि या तो एक इंस्टेंस ये होता है कि मैं अपनी प्राइवेट डिफेंस की फोर्स को जो प्रोपोर्शनलेट फोर्स है उससे ज्यादा एक्सीड कर देता हूँ। ठीक है, एक इंस्टेंस ये, और एक इंस्टेंस ये कि यार मेरी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ बॉडी जो थी वो खत्म हो जाती है, फिर भी मैं जाके उस बंदे को इतना मारना शुरू कर देता हूँ और उसकी डेथ कॉज कर देता हूँ। तो एक इंस्टेंस ये जहाँ पे सेकंड इंस्टेंस है एक्सीड करने का। ऐसे केस में अगर मैंने डेथ उसकी कॉज की है, तो मेरे अगेंस्ट जो केस बन सकता है वो मर्डर का केस बन सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का। यार एक चीज मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड आने से पहले 101 तो क्लियर हो गया है ना? कि 101 आपको क्या कह रहा है कि यार हमारा प्राइवेट डिफेंस कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा? जब भी हमारे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ रहेगी, तभी हमारा प्राइवेट राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। इसलिए क्योंकि फिर उसी के आगे मैं बढ़ पाऊंगा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पे। चलो ये चीज अच्छी बात है कि आपको ये क्लियर हो चुका है। तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पे जब आते हैं ना यार, तो एक चीज आप क्लियर रख लो अपने माइंड में, ज्यादा नहीं घुसना इसमें, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ। मैं यार मैं दिखाऊं ना अगर आपको मर्डर के नोट्स अपने, तो आप लोग क्या होगे कि यार कैसे ही करें हम लोग।
ये सारे जो है ना मर्डर के नोट्स हैं मेरे सेमेस्टर लेवल के। पता नहीं शायद धीरे-धीरे चल रहा है, पर ये बहुत लंबी फाइल है जो मैंने अपने मैं यार बता रहा हूँ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का। और अभिषेक तेरा यार क्वेश्चन अगर 101 से रिलेटेड है तो मैं और बता दूँगा, बट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का जो चीज़ मैं स्पेसिफाई अभी शुरू ही कर रहा हूँ। एक मिनट यार मेरे को वापस आने दो। 1 मिनट मैं ब्रेक ले रहा हूँ यार, पानी पीने दो 1 मिनट मेरे को। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में ना एक चीज़ समझो यार, कल होमिसाइड का मतलब क्या होता है पहले तो? इंसान को मारना, बिल्कुल। होमिसाइड जो हमारा वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, होमी प्लस साइड। होमी मतलब मैन, साइड मतलब कट। होमिसाइड का बेसिक मतलब यही है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। किलिंग ऑफ मैन बाय मैन, बिल्कुल सही। साइड मीन्स किलिंग, कट और लैटिन में उसको कट या किलिंग कुछ भी ले लो आप। किलिंग ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन। अब सपोजिंगली जो होमिसाइड है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो। लीगल होमिसाइड भी एक चीज है। बहुत बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार एक चीज लीगल होमिसाइड भी है। सपोजिंगली अगर मैं प्राइवेट डिफेंस में किसी को मारता हूँ तब भी तो मैंने होमिसाइड कमिट किया, बट वो होमिसाइड उस टाइम पे लीगल होमिसाइड है, क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट डिफेंस में वो चीज़ करी है। इसलिए तो एक चीज़ होगी लीगल होमिसाइड हमारी। इसमें वैसे जाने की जरूरत नहीं कि लीगल होमिसाइड के अंदर क्या क्या इंस्टेंस होंगे। एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्राइवेट डिफेंस में अगर मैंने किसी को मारा है तो वो लीगल होमिसाइड होगी। ऐसे ही एक चीज़ आती है कल्पेबल होमिसाइड। अगर मैंने इंटेंशनली किसी को मारा है, वो चीज़ कल्पेबल होमिसाइड में कवर होगी। ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड जब हम करते हैं, कल्पेबल होमिसाइड आप चीज समझिए कि कल्पेबल होमिसाइड 2 टाइप के होते हैं। पहला, कल्पेबल कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आपको ये आईपीसी में चीज दिख जाएगी अगर आप बेसिक आईपीसी उठा के पढ़ेंगे। हाँ, एक्सीडेंट जिसने किसी ने अच्छा एग्जांपल दिया कि यार वो एक लीगल होम, मतलब एक तरीके से लीगल होमिसाइड में एक्सीडेंट कवर करो। और शायद एक्सीडेंट हो चुका है हमारा, एक बार में क्लियर कर देना यार, एक्सीडेंट हुआ भी है नहीं हुआ। और पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, याद नहीं कवर किया, नहीं किया मेरे ख्याल से भी मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट कवर। तो अमाउंटिंग टू मर्डर जो हमारा है वो हमारा, जब हम बोलते हैं कि मर्डर जो है, मर्डर वाला सेक्शन जो है, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मर्डर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है आईपीसी में। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि तीन सेक्शन 302 बहुत कॉमन सेक्शन है। लोगों को हर जगह दिखेगा कि किसी ने मर्डर किया है तो उसके अगेंस्ट 302 का 300 नहीं है। मैं आपको यही बता रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं ना, 300 जो है, सेक्शन 300 जो है, वो एक्सप्लेन करता है कि मर्डर क्या है। पनिशमेंट जो है ना 302 में है। तो जब भी न्यूज़पेपर आप में आप देखोगे ना, 302 लिखा होगा, 300 नहीं लिखा होगा। जब भी आप एफआईआर में देखोगे ना, जब भी एफआईआर में देखोगे पनिशमेंट लिखी होती है। हम लोग पनिशमेंट लिखते हैं, ना कि हम लोग उस टाइम पे उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो एफआईआर में भी सेक्शन 302, सेक्शन 304 में पनिशमेंट लिखी गई है। तो मर्डर की जो पनिशमेंट है अमाउंटिंग टू मर्डर, वो 302 में प्रोवाइडेड है, सेक्शन 302। सेक्शन 300 में कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एक्सप्लेन किया गया है, और पनिशमेंट 302 के अंदर है। और पनिशमेंट जब क्वेश्चन अगर आता है कि पनिशमेंट कहाँ पे है, तो 302 ही करना है। 300 पे फोकस कम रहता है क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि 300 कम रहता है न्यूज में, 302 तो रहता ही है न्यूज में। तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 304 में है। ये 2 सेक्शन एक बार फिर भी याद कर लेना अपनी साइड से। अब जो हमने कहा ना कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो बेसिकली 2 टाइप का हुआ, एक अमाउंटिंग टू मर्डर और एक नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल्पेबल होमिसाइड ये है सपोजिंगली, तो इसके अंदर जो मर्डर वाला पार्ट है ना वो इतना है। इसलिए हम बोलते हैं
कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो एक जीनस है और जो मर्डर है वो एक स्पीशी है। हाँ, यही चीज़ ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड, ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ये चीज़ इसी से आ जाती है। क्योंकि अगर हम जीनस और स्पीसी की जैसे बात कर रहे थे, और एक चीज़ और भी बड़ी सुंदर चीज़ आती है कि यार कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, इज मदर ऑफ मर्डर। माँ के अंदर बच्चे के थोड़े बहुत लक्षण होते हैं, और बच्चा अलग ही बच्चा माँ का एक पार्ट ही होता है। मतलब मेरे को जब मैम ने समझाया था, तब उन्होंने ऐसे ही समझाया था। बेलू मैम का एक अच्छा एग्जांपल था, तब मेरे को ये चीज़ क्लियर और क्लैरिटी से कर दी। आप लोग इस सेमेस्टर लेवल पे आओगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी आपको ये चीज़। अभी के लिए आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि और ऑल मर्डर आर नॉट ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड, ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। ये चीज़ एक आपने बेसिक याद कर लिया। दूसरी चीज़ आपने याद कर ली कि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, जिसके अंदर एक स्पीशी जो है हमारी मर्डर है। ठीक है, उसके अलावा यार a murder is a particular form of culpable homicide, ये भी एक लाइन अपनी साइड से रख लेना। तो बेसिकली आपको यार यहीं तक करना है सेमेस्टर अपने एंट्रेंस के लेवल पे। प्रोविजंस अपनी साइड से एक बार रीड करना। प्रोविजंस अगर समझ नहीं आते कोई बात नहीं, आपको आओगे कॉलेज में आओगे, अच्छे से 3-4 लेक्चर पूरा आपको मर्डर इज अ पर्टिकुलर फॉर्म। मैंने जैसे यार यही बताया ना कि यार कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है। तो ये लाइन शायद कह रहा है ये भक्ति कह रही है कि यार एक लाइन समझनी है, मर्डर इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि कल्पेबल होमिसाइड दो टाइप का होता है, अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसीलिए मर्डर इज अ टाइप ऑफ अ कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ से आप समझिए कि यार कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और जो कल्पेबल होमिसाइड होता है ना, उसमें इंटेंशन का गेम होता है। देखिए जैसे अगर मैं यार किसी ने एक वो इस टाइप पंकज त्रिपाठी की एक सीरीज आई थी एलिमेंट, ये 300 में प्रोवाइडेड है। इस पे ज्यादा मत घुसना यार, इंटेंशन, बॉडली इंजरी एंड नॉलेज, क्योंकि इंटेंशन अलग होता है और नॉलेज अलग होती है। ये चीज आप सेमेस्टर लेवल पे करोगे। तो यार जो भी मेरे से डिफरेंस पूछ रहा है, मैं यार बहुत लिमिट करके बैठा हूँ अपनी, अपने सिर्फ हाथ बांध के बैठा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको एक्सप्लेन करने शुरू कर दूं यहाँ पे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। आप लोग सिर्फ एक बात समझिए कि कल्पेबल होमिसाइड जो है ना, वो एक जेनरिक टर्म है जिसमें आपको दिखता है कि दो टाइप के कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। लाइक अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है, लाइकली अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है। यार आप लोग मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कमेंट अपनी साइड से कर रहा है मर्डर के रिलेटेड पेरा पढ़ के, ज्यादा इन चीजों में मत पढ़ो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार आप लोगों ने फिर भी कोशिश करी है अपनी साइड से समझने की। अपनी साइड से इतना चीज नहीं समझ आती, केसेस हैं इसके ऊपर यार बहुत ज्यादा डेप्थ में। मैं लाइन रीड कर देता हूँ जो मैंने अपनी साइड से अपनी समझाने के लिए लोगों को लिखी हुई थी। वो यही थी कि यार मर्डर इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसमें मैंने आपको ये चीज स्पेसिफाई कर दी है। जो भी मेरे से डिफरेंस जिसने जिससे पूछा था, डिफरेंस यहीं से आता है, इंटेंशन से डिफरेंस आता है। एंट्रेंस लेवल, हाँ एंट्रेंस लेवल के लिए इतना इनफ है। एंट्रेंस लेवल पे अगर आप पिछले साल देखोगे तो मर्डर पे क्वेश्चन आया था। नहीं यार निशांत सिन्हा, यार तुम इसमें मत जाओ। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर केस वन आपका केम नानावती केस इतना बड़ा केस है, अगर मैं उसके नोट दिखाने बैठूंगा तो तुम लोग क्या होगे, क्या कर रहे हो ये। केम नाना प्लीज इन सब में मत घुसो, अभी से एंट्रेंस क्लियर करो अपना। कॉलेज पे आओगे तो अपना ये काम कर पाओगे अच्छे से। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसी का एग्जांपल लेके ही मैं समझा रहा था। किसी को नहीं पता है केम नाना थी तो मैं नहीं बताऊंगा। बाकी एक पंकज त्रिपाठी की सीरीज आई थी यार, मुझे क्राइम समथिंग सीरीज थी, उसका सीजन 2 भी अभी रिसेंटली आया था हॉटस्टार पे। कोई बता सकते उसका नाम क्या था? अ, पंकज त्रिपाठी था उसमें, एडवोकेट था पंकज त्रिपाठी। हम लोग सीरीज वगैरह नहीं देखते क्या यार? चलो चलो, जो भी सीरीज थी यार उसमें बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस, हाँ क्रिमिनल जस्टिस सीरीज आई थी। किसी ने सीजन 2 क्रिमिनल जस्टिस का देखा हो, उसमें जो लास्ट में पनिशमेंट देते हैं ना, उसको जो पनिशमेंट, हाँ 2 पार्ट थे, सेकंड पार्ट मैंने देखा, फर्स्ट पार्ट मैंने भी इतना नहीं देखा। तो जो सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो उस लेडी के अगेंस्ट उसकी वाइफ, बेसिकली उसमें ये होता है क्रिमिनल जस्टिस में अगर आप देखोगे, तो वो लेडी एक सर्टन रीजंस की वजह से वो अपने उसका उसका जो हस्बैंड है उसके साथ असॉल्ट कमिट करता है, उसके साथ वो रेप कमिट करता है, मर्डर रेप कमिट करता है, उसके साथ वो अननेचुरल लस्ट जो सेक्शन 377 के अंदर है, ऐसी चीजें कमिट करता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट। उस प्रोवोकेशन में आके उसकी वाइफ उसका मर्डर कर देती है। उसकी वाइफ उसका मर्डर तो कर देती है,
बट उसको फिर भी हम लोग मर्डर में नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर आप मर्डर पढ़ेंगे ना, सेक्शन 300 में मर्डर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको दिखेगा एक्सेप्शंस दी गई हैं। उसमें सबसे पहली एक्सेप्शन 1 है। तो अगर एक्सेप्शंस लागू होती हैं, जैसे सेक्शन 300 में अगर हम लोग पहले 300 पे आए, हमने उसको देखा कि यार इसके ऊपर तो मर्डर का केस बनता है। हमने उस वाइफ के अगेंस्ट देखा कि यार इसके अगेंस्ट तो मर्डर का केस बनता है। फिर कोर्ट ने देखा कि यार इसके अगेंस्ट एक एक्सेप्शन भी है, इसके पास एक फेवर में एक्सेप्शन भी है। जो एक्सेप्शन सेक्शन 300 की दी गई है ना, वो स्पेसिफाइड एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन नहीं है। स्पेसिफिक एक्सेप्शंस और जनरल एक्सेप्शंस में ये फर्क होता है कि यार स्पेसिफिक एक्सेप्शंस आपको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देती और आपकी क्रिमिनलिटी कम कर देती हैं। तो जब मेरी क्रिमिनलिटी मर्डर की थी, अगर मेरे पास एक्सेप्शन का फेवर हो गया, मेरे पास एक्सेप्शन, मैंने प्रूव कर दिया कि यार मैंने जो एक्ट किया है वो प्रोवोकेशन में किया है। जैसे क्रिमिनल जस्टिस में जो उसका एक्ट था वो प्रोवोकेशन में किया गया था। अब वो प्रोवोकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ये सब आपके लिए सेमेस्टर लेवल के लिए है, अभी के लिए नहीं है ये सब चीजें आपके लिए। तो जिसने भी यहाँ पे लिखा था कि यार ग्रेवेंस एंड प्रोवोकेशन, आप मत पढ़ो इस सब चीजों में। कोई लिख भी रहा है तो यार उस चीज पे ध्यान मत दो, नहीं आते हैं इसमें केस। अडल्ट्री में किया था। यार मैं निशान तेरा क्वेश्चन नहीं समझा, चलो जो भी तेरा क्वेश्चन। यार अडल्ट्री सेक्शन 498 हम करेंगे, जब न्यूज वाले सेक्शन करेंगे तब उस टाइम पे कर लेंगे। अभी आप मत पढ़ो, इस बार इस पे 497 हम जब करेंगे तब एक बार कर लेंगे। अडल्ट्री की जजमेंट जरूर देख लेना। अडल्ट्री भी था उस जजमेंट में, उस केस उस सीरीज में, मेरे को नहीं याद, मेरे यार इतनी ध्यान से मेरे को याद भी नहीं है वो सीरीज। फर्स्ट सेकंड सीजन, चलो जो भी है, मेरे को यार उस सीरीज पे इतने डिस्कशन नहीं करते अभी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि यार उस जोसेफ साइन जजमेंट, हाँ जोसेफ साइन याद रखना यार, क्योंकि इस जजमेंट को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है। और मैंने जैसे बोला था कि पुट्टास्वामी की बात की जजमेंट्स हैं, पुट्टास्वामी ने ही, अगर देखे जाएगा कि पुट्टास्वामी ने काफी चीजें लॉ में काफी चीजें लाई हैं, राइट टू प्रिवेसी को जब रिकॉग्नाइज किया गया है उसके बाद काफी चीजें आई हैं। फैमिली लॉ आप लोग कर चुके हैं, अगर फैमिली लॉ में आपने आरसीआर किया होगा, सेक्शन 9 आरसीआर, Section 9 RCR is currently challenged by on the basis of पुट्टास्वामी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आरसीआर के ऊपर, हर बारी हर महीने इस पे न्यूज आ रही है। इसलिए अपनी साइड से सेक्शन 9 अपनी साइड से कंप्लीट करके जाना, क्योंकि न्यूज में हर बारी आ रहा है और पुट्टास्वामी के बेसिस पे उसको चैलेंज किया गया है। लॉ में इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू कर देना है यार, कि क्या क्या कैसे कैसे बेसिस चैलेंज बनाया है। और वो चैलेंज जो है, ब्यूटीफुल बात तो ये है कि यार वो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आई थिंक गुजरात एनएलयू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अपनी साइड से भी रख लेंगे आप यार, कि क्या उन्होंने बेसिस बनाया है उस पिटिशन का। मैंने पिटिशन पढ़ी भी थी क्योंकि मैंने इस पे काम भी किया था। तो जो भी था वो हम लोग जब आप आओगे कॉलेज में तो आपको मजा आएगा, तो देखोगे आप चीजें। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर मर्डर और इतना ही आपको जाना है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में। आपको एक बात मैंने समझा दी है कि यार मर्डर अगर किया भी हो, तब भी अगर एक्सेप्शंस मिल रही हैं, एक्सेप्शंस का फेवर मिल रहा है, तो वो मर्डर की जगह आप लोगों का कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग अप टू मर्डर में पनिशमेंट होगी। मर्डर की पनिशमेंट जो है 302 में अगर आप देखोगे तो डेथ तक की है, ठीक है। और 304 में आप जब पनिशमेंट देखोगे तो पनिशमेंट्स कम है, एक बार पनिशमेंट देख लेंगे ना कितनी है कितनी नहीं है, वो आएंगी नहीं पेपर में, आपको अभी से याद नहीं करना। यार मैं नोट्स शेयर कर दूंगा अपनी साइड से, जो मैंने बनाए हैं थोड़े से, मैं रफ टाइप की काम करता हूँ मैं यार, पॉइंट इतना बड़ा नहीं लिखता कि क्या है। सेडिशन करेंगे हम लोग, मैंने इसलिए यार कल ही मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि सेडिशन हम लोग अपनी साइड से करेंगे। 124A तो यार मैंने कराना ही है अपनी साइड से, बाकी अपनी साइड से भी आप करेंगे सेडिशन, तो इसलिए मैंने कल 295 था, 153 था, ये सब न्यूज में रहे हैं, तो ये सब करेंगे अपनी साइड से। अगर टाइम नहीं मिला तो यार अपनी साइड से थोड़ा बहुत देख लेना। इंडियन एक्सप्रेस के काफी अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं इस पे, स्पेशली 295 और 153 के, तो आप इंडियन एक्सप्रेस हेट स्पीच का लॉ एक्सप्लेन सर्च कर लेंगे, एक्सप्लेन हेट स्पीच लॉ, तो इंडियन एक्सप्रेस का काफी अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा। तो मैं आपको यही चीज बता रहा था कि यार अगर एक्सेप्शंस आपको फेवर में मिल गया है, जो एक्सेप्शंस आपकी 1 to 4, जो एक्सेप्शंस आपके प्रोवाइडेड हैं सेक्शन 300 में, अगर आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस का फेवर मिल जाता है, तो आपकी जो क्रिमिनलिटी पनिशमेंट है वो आपकी कम हो जाती है, 302 से आप 304 में आ जाते हैं। इन दोनों की पनिशमेंट से काफी डिफरेंस है, इतना ही आपको समझना है। इसके आगे आप लोगों को मर्डर नहीं समझना है अभी, क्या है क्या नहीं है, उसमें काफी केसेस हैं। केस में अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन तो उसमें देखेंगे कि यार मर्डर के ऊपर कितने केसेस हैं, और आधे से ज्यादा सेमेस्टर निकल जाता है मर्डर पढ़ाते हुए। हम लोग लिटरली, जब हमारा पिछला ऑनलाइन सेमेस्टर था, हम लोगों का सेमेस्टर इस बार ही छोटे निकले हैं क्योंकि कोविड की वजह से पिछले सेमेस्टर छोटे थे, उसमें आधा सेमेस्टर हमने मर्डर किया था। तो अब इसको आगे नहीं करूंगा मैं। अपनी साइड से मैं इस चीज में एक चीज बता रहा था आपको, क्यों मैं जो ये डायग्राम बनाया था मैंने प्राइवेट डिफेंस के टाइम पे, जब मैंने बोला था कि इन दो केसेस में एक्सीड हो जाता है। पहला केस तो ये था कि मैंने प्रोपोर्शनेट फोर्स से ज्यादा फोर्स एक्सीड यूज कर दी है,
तो मैंने एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया और मैंने किसी की डेथ कॉज कर दी है। यार 303 पे भी क्वेश्चन आया था, एक मिनट रुकना। 303 तो आपका वही है ना, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। कल भी हम इस पे डिस्कशन तो कर ही चुके हैं मेरे ख्याल से। नहीं, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, 301 पे क्वेश्चन आया। 301 पे क्वेश्चन आया है, 303 पे क्वेश्चन नहीं आया है। मेरे को नहीं लग पता कि 301 पे 303 पे क्वेश्चन आया है नहीं आया है। मैं एक बार अपनी साइड से देख लूंगा कि 303 तो यार हमें सेमेस्टर लेवल पे भी इतना नहीं कराया गया था। ओवर बैंकिंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ। और एक बार यार इसकी बे रेटिंग तो दे दोगे तो 303 पे केस आया था एक बार यार। मेरे को कोई भी जो भी है भक्ति यार, तुम लोग ही मेरे को क्वेश्चन भेज देना, उसके बाद ही मैं इसको एक बार ठीक से कर पाऊंगा। 301 आता है पेपर में, कल हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट 301 में लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 301 में लिखा गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस एक हलवा केस है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि एक एक बहुत ही रिच बंदा था बेसिकली। उसकी प्रॉपर्टी का केस था कि यार उसकी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे होती है, ए बंदे के नाम पे, और वो सोचता है कि इस ए को अगर मैं मार देता हूँ तो प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम पे हो जाएगी। तो वो ए को हलवे के अंदर जहर मिला के दे देता है, और वो ए रादर देन रादर देन कंजम्पशन, निशांत गुटिया तुम्हें केसेस भी पता है तो हलवा केस काफी फेमस है। तो रादर देन ए उसको खाने की जगह वो उसको रख देता है एक जगह, और वो हलवा बी खा लेता है और बी की उसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब जब कोर्ट में केस जाता है तो जो हमारे प्रिंस भाई साहब थे वो कहते हैं कि यार हमने तो बी को मारना ही नहीं चाहा, हमारा तो कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई मेंसरिया नहीं है इस केस में, तो आप लोग हमें कैसे कन्विक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज का वो आर्ग्यूमेंट देता है कोर्ट में, कोर्ट उसका आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर देता है और कोर्ट कहता है कि आपका जो मैलिस था ए के अगेंस्ट वो ट्रांसफर हो गया है बी के अगेंस्ट। तो हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपका मेंसरिया जो है वो आपको ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए उसमें कोर्ट ने बोला कि मेंसरिया आपका लगेगा। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कंसेप्ट ये है, बाकी जजमेंट पढ़ोगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 301 में दिया गया है ये, सेक्शन 301 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहाँ पे आया है। 301 आपको याद करना है, 302 याद करना है, 304 सेक्शन याद करने हैं आपको। ये एक बार बेयर रीडिंग में देखनी है कि यार मर्डर कहाँ पे है, 302 में है। पनिशमेंट ऑफ मर्डर, क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ मर्डर पे कम आता है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर कहाँ पे है वो ज्यादा आता है। क्योंकि ज्यादातर न्यूज में अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना, कि कोई मर्डर का आर्टिकल आप कहीं पे पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में सेक्शन 300 मेंशन नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर तक में मेंशन नहीं होता 300। कोर्ट जब अपनी पनिशमेंट देती है तो 302 मेंशन करती है, 300 एक्सप्लेन करता है, 302 के ऊपर चार्ज बनता है, 302 के ऊपर एफआईआर बनती है। तो मैं एक जो चीज वापस इस पे यहाँ पे वापस इस चीज को क्लियर कर रहा था कि हम लोगों ने सपोजिंगली अपनी प्राइवेट डिफेंस, जब हम लोग किसी की जान ले ली हमने प्राइवेट डिफेंस में, पर हमने प्रोपोर्शनेट फोर्स को एक्सीड कर दिया है, या फिर हमारा जो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे थे हम, वो एंड हो चुका था, उसकी जो रीजनेबल एप्रीहेंशन थी वो एंड हो चुकी थी, पर हमने फिर भी उसका मर्डर कर देते हैं, हम एक्सीड कर देते हैं अपनी फोर्स को। तो ये केस जो है ना, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 300 है। आप एक बार पढ़ लेना अपनी साइड से, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज करा पाऊँ। तो मैं आपका बेसिस यहीं से समझा रहा हूँ कि यार मर्डर जैसे सेक्शन एक्सेप्शन 2 उसको मिल गई है, सपोजिंगली मेरे पे मर्डर का चार्ज लगा था, बट मैंने कोर्ट में जाके ये प्रूव कर दिया कि मैंने जो एक्ट किया है वो प्राइवेट डिफेंस में किया है, पर वो प्राइवेट डिफेंस मेरे से गलती से एक्सीड हो गया है। इसलिए कोर्ट क्या करेगा, उसको मर्डर की जगह पनिशमेंट देने की जगह उसको कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में सजा दे देगा। ये चीज एक्सेप्शन 2 में लिखी हुई है। तो जनरल डिफेंसेस और स्पेसिफाइड डिफेंसेस, आपके स्पेसिफाइड डिफेंसेस जो हैं वो एक्सेप्शन 1 to 4 में है। स्पेसिफाइड डिफेंसेस में आपकी कल्पेबिलिटी कम हो जाती है, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। जैसे कि मर्डर से आप कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 302 से 304 में आ गए। 302 एक बार अपनी साइड से पढ़ना, उसमें पनिशमेंट कितनी है, 304 अपना पढ़ना, उसमें पनिशमेंट कितनी है। तो अपनी साइड से यार मैंने 100 तक कंप्लीट, 103 तक कंप्लीट हो चुका है अभी। एक मिनट में वापस आ जाता हूँ राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे। तो हम लोगों ने 102 लास्ट किया था। इसके बाद जब हम देखते हैं ना कि यार 103 में भी जब हमने डेथ की बात की थी ना, तो हम लोग निशांत कुछ पूछना यार। निशांत, मैं क्लियरली ये बात बोलूंगा कि यार तुम लोग ऐसे मत बीच में बोलो, अपना आंसर अपना क्वेश्चन जो भी तुम्हारा है चैट में लिख दो, लास्ट में अगर कुछ होगा
तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अभी किसी का भी ऑडियो लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब पे भी जाती है और काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं फिर। 1 मिनट 1 मिनट मैं 1 मिनट। हाँ, हम लोग अब 103 सेक्शन 103 पे आ चुके हैं। तो जहाँ सेक्शन 100 कहता था कि हम प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के अंदर डेथ कॉज़ कर सकते हैं, वही इंस्टेंसेस सेक्शन 100 जैसे कुछ इंस्टेंसेस देता है आपको जो हमने ऊपर डिस्कस किए, वैसे ही 103 में कुछ इंस्टेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ तक एक्सटेंड होता है। वो आपको इंस्टेंसेस अपनी साइड से याद करने हैं, ज्यादा इस प्रोविजन में इतना ही यही करना है कि इंस्टेंसेस अपनी साइड से याद करने की इंस्टेंसेस क्या क्या हैं। तो वो इंस्टेंसेस ये हैं, बेसिकली पहला इंस्टेंस तो यही है रॉबरी का। आपके अगेंस्ट कोई रॉबरी होती है, रॉबरी और थेफ्ट में डिफरेंस होता है। हम जब थेफ्ट करेंगे तो हम रॉबरी और थेफ्ट का डिफरेंस भी समझेंगे। ऐसे ही हाउस ब्रेक बाय नाइट। थर्ड इंस्टेंस मिसचिफ बाय फायर, कमिटेड ऑन इन बिल्डिंग, टेंट और हाउसिंग वगैरह, हाउस ड्वेलिंग और प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें यार ज़्यादा वो नहीं घुसना चाहते। वो लोग भी, उनको भी पता है कि आप कितना ही कर सकते हो, एक लिमिटेशन में आप उठ सकते हो। तो आप मिसचिफ बाय फायर और मिसचिफ बाय फायर किसी के घर के ऊपर, किसी की बिल्डिंग जहाँ पे उसकी कस्टडी है प्रॉपर्टी की, ये बेसिकली इसकी अगर कोई हिस्ट्री वगैरह देखेगा तो वो यार इसलिए भी थी कि पहले क्या होता था, वो पट्टा सिस्टम होता था कि यार जमीन के पट्टे रखे जाते थे। और वो कई बारी, मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे को भी पता नहीं कितनी कितनी करेक्ट है कितनी नहीं है, बट मेरे को इतना याद है कि यार वो पट्टा सिस्टम होता था और लोग क्या करते थे कि अपनी बॉन्डेज लेबर उठाने के लिए, वो पट्टे को जलाने के लिए वो घर जला देते थे। पूरा पूरा का घर जला देते थे जहाँ पे वो घर की उनकी लगी पड़ी होती, घर की जमीन के कागजात जहाँ किसी के पास पड़े होते थे। तो वो इस तरीके एक तरीका होता था, इसलिए इस चीज को हमने कॉजिंग ऑफ डेथ में भी डाल दिया है। ज्यादा इंस्टेंस में जाना मत, मेरे को भी पता नहीं इसकी हिस्ट्री कितनी ठीक है कितनी नहीं है। बाकी थेफ्ट, मिसचिफ or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension of death or grievous hurt. सपोजिंगली मिसचिफ के टाइम पे कोई मेरे मिसचिफ हम एक बार भी डिस्कस करेंगे, एक बार ये मिसचिफ का सेक्शन कर भी लेना अपनी साइड से। कुछ चीजें यार एक बार समझो कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम माय एंड ऑल्सो। मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं यार, और अगस्त में हमारे भी एग्जाम्स हैं। तो मैं भी, और मेरे को बोला भी गया था कि यार लिमिटेड क्लासेस आईपीसी की ही लेनी है, तो इतना नहीं हो सकता कि यार मैं हर चीज़ करा दूँ। फिर भी अगर किसी को अपनी साइड से चीज़ें नहीं समझ आती है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा तुम लोगों को। आप लोग उस टाइम मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि यार भैया हम लोगों ने मिस्टेक अपने साइड से पढ़ने की कोशिश करी, हम लोगों को मिस्टेक समझ नहीं आया। मुझे भी एक बार ही देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी वापस प्रोविजन पे जाना पड़ेगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या थे मिस्टेक के, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो कुछ चीज़ों में अपने आप भी थोड़ा-सा पढ़ना शुरू कर लो यार। थेफ्ट, मिसयूज और हाउस ट्रेसपास ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कि मेरे को रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो, ऐसी सिचुएशन में मैं किसी की प्रॉपर्टी बचाने के टाइम पे डेथ भी कॉज कर सकता हूँ। ये सेक्शन 103 है सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद सेक्शन 104 आता है, जिसे 101 था कि 101 में आपका ये था कि डेथ के अलावा कोई 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 और हार्म आप कॉज कर सकते हैं अगर ऊपर दिए हुए लिस्टेड केसेस जो सेक्शन 100 के केसेस हैं वो नहीं होते। ऐसे ही 103 में 104 पे ये चीजें हैं कि अगर ऊपर वाले इंस्टेंसेस जो हमने किए हैं, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिसचिफ बाय फायर और फोर्थ वाला केस हमारा थेफ्ट, मिसयूज ऑफ हाउस ट्रेसपास, ऐसे वाले केसेस नहीं होते हैं, तो हम लोग प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते टाइम एक्सेप्ट फॉर डेथ कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं। 105 एक इम्पॉर्टेंट, वैसे 105 से मुझे नहीं पता कि कोई क्वेश्चन कभी आया है या नहीं आया है। आप लोग अपने सेमेस्टर में आओगे तो 105 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो भी समझने के पर्पज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रादर मेरे को सेमेस्टर एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन नहीं आया था हमें, और हमें बोला भी नहीं गया था कि इस पे आ सकता है क्वेश्चन। तो जैसे हम लोगों ने 102 में किया था कि रीजन जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी बॉडी का राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, वो कब कमेंस होता है और कब वो एंड होता है। ऐसे ही 105 में जो हमारी प्रॉपर्टी का है, सपोजिंगली अगर मेरे अगेंस्ट थेफ्ट कमिट कर रहा है कोई,
तो कब तक मैं उसके अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूँ? थेफ्ट में बहुत बढ़िया तरीके से इसमें दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। थेफ्ट में जब तक ऑफेंडर हमारा जो है वो रिट्रीट रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, पहला केस। तीसरा दूसरा केस कि हम लोगों ने असिस्टेंस ले लिया पुलिस की, असिस्टेंस ऑफ पुलिस पब्लिक अथॉरिटीज। तीसरा रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। सपोजिंगली मेरा कोई मेरे से फोन चोरी करके भागा है, ठीक है। अब वो बंदा फोन चोरी करके मेरे से भाग रहा है, तो मैं उसके पीछे भागूंगा। वो मेरी जो जो भी चीज मैं उसके पीछे भागते हुए करूंगा, वो मेरे प्राइवेट डिफेंस के अंदर इंक्लूडेड होंगे। सपोजिंगली वो भाग रहा था और ऐसा हो जाता है कि यार मैं थक जाता हूँ और मैं रुक जाता हूँ और वो भाग लेता है, उसके बाद वो निकल चुका है अपनी बाइक पे, वो निकल चुका है, यानी कि रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, मेरे फोन के साथ वो भाग चुका है। तो मेरा प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। ए इंस्टेंस में ये है। बी इंस्टेंस में ये होता है कि यार वो मेरा फोन लेके भाग रहा है और मुझे कोई बीच में पुलिस वाला मिल गया, तो मैंने पुलिस वाले से असिस्टेंस ले ली। अब स्टेट की ड्यूटी हो जाती है कि यार वो स्टेट उसको पकड़े रादर देन आपकी ड्यूटी। इसीलिए मैंने बोला था कि स्टेट की ही प्राइमरी ड्यूटी रहेगी, जहां पे स्टेट फेल होगी आपकी तब ड्यूटी बनेगी। तो अगर आपको असिस्टेंस मिल गई है पुलिस की उस टाइम पे, चोर के पीछे भागते टाइम पे, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। आपको वहां पे जाके ये नहीं करना कि आप पुलिस के सामने ही बंदे को मारना शुरू कर दिया है। आप पुलिस का काम है आपका फोन रिकवर करके देगी, रादर देन आपका काम। चोर को ऐसे मारने लग जाओगे तो पुलिस आपको ही पकड़ सकती है। सर प्लीज, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा लंबी हो जाती है यार, मुझे भी पता है कि यार काफी लंबी हो जाती है, बट आईपीसी टाइम लेता है यार थोड़ा बहुत, क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है यार आईपीसी में। या तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं क्लासेस बढ़ा दूं अपनी साइड से, पर आप एक बार यार बताना कि आपका एग्जाम कब है, किसी को कुछ पता है कि डेट कब है आपकी? और मुझे जिस हिसाब से पता है कि आप लोगों का काफी चीजें खत्म हो चुकी है, सिर्फ आईपीसी ही रहता है, तो यार इसको भी जल्दी से खत्म करो, लास्ट जुलाई में भी। मुझे भी नहीं पता यार डेट का, तो चलो जब भी है आपका, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यार। प्लीज आप इस चीज पे छोड़ देंगे डिस्कशन की कब है कब नहीं है। अ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे, तो पहला इंस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि चोर अब निकल चुका है। और वो मेरे को मिला ही नहीं बंदा कि यार वो चोर अब निकल चुका है, तो मेरे पास प्राइवेट डिफेंस एंड हो चुका है। दूसरे इंस्टेंस में मेरे को पुलिस वाला मिल गया, तो प्राइवेट डिफेंस उस टाइम पे भी मेरा एंड हो चुका है। तीसरा इंस्टेंस कि भैया वो मेरा फोन चोरी करके भाग रहा था चोर, और उससे गलती से फोन छूट जाता है और मेरे को वो फोन वापस मिल जाता है, तो मेरा प्राइवेट डिफेंस एंड हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास रिकवर हो चुकी है। ये नहीं कि उसके बाद मेरे को फोन मिलने के बाद भी उसके पीछे भागे जा रहा हूँ मैं, और फिर उसको जब पकड़ के मारना शुरू कर दिया मैंने। देखिए, प्राइमरी ड्यूटी हमेशा स्टेट की रहेगी, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना। उसके बाद थेफ्ट के बाद यार यूजी के एग्जाम्स जो हमारे एग्जाम्स हैं वो सेकंड वीक में हो रहे हैं, 10 अगस्त से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। उससे रिलेशन मुझे नहीं पता कुछ होता है या नहीं होता। और थेफ्ट के बाद जो दूसरा आता है वो आता है हमारा रॉबरी का ही है I guess, हाँ। तो जैसे थेफ्ट में हमने देखा कि कब तक चलेगा। सबसे मेन जो यार थेफ्ट में ही आता है कि कब तक चलेगा, क्योंकि वही सबसे थोड़ा सा ट्रिवियल सा है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causes or attempts to cause any person death or wrongful restraint, or as long as the fear of something that these things। तो बेसिकली इसमें यही है कि यार रॉबरी के टाइम पे मेरा कितना कब तक रहेगा, तो इसमें सेक्शन स्पेसिफाई ये करता है कि जो मेरे अगेंस्ट रॉबरी कर रहा है उसका, जो रॉबरी कमिट करते टाइम जो ऑफेंडर जो है अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है कि मेरे को इंजरी हो जाए मेरी, या फिर मेरा रॉन्गफुल मेरे को एक बंद कमरे में रख के बैठा है, ऐसे टाइम तक मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा, या ऐसे टाइम के फियर तक मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तीसरा, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक वो मेरे घर के अंदर बैठा है तब तक मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्रिमिनल ट्रेसपास के केस में है। सपोजिंगली कोई मेरे घर के अंदर आके मेरे को मारना शुरू कर देता है, एक मिनट रुक लेना यार।
तो मैं जैसे 1 मिनट, हाँ। तो मैं जैसे बता रहा था कि सपोज़िंगली कोई मेरे घर पे आ जाता है और वो मेरे को मारना शुरू कर देता है या फिर वो मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें हैं कि कोई मेरे घर के आके मेरे को गालियाँ देने शुरू कर देता है और मारना शुरू कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। तो जब तक वो मेरे घर में है तब तक ही, एज़ लॉन्ग एज़ द ऑफेंडर कंटिन्यूज़ विद दैट ऑफेंस, यही तब तक ही मेरे पास रहेगा, उसके आगे मेरे पास नहीं रहेगा। 105 का आई गेस लास्ट यही है। हाउस ब्रेक बाय नाइट कंटिन्यूज। सपोजिंगली कोई मेरे घर के अंदर रात को घुस चुका है और वो अभी भी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बिगन कंटिन्यूज। जब तक उसका हाउस ब्रेक कंटिन्यू रहेगा, अगर वो भाग चुका है मेरे घर से, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस टाइम पे खत्म हो जाता है मेरा। ठीक है। 106, एक चीज समझिए, सेक्शन 106 ना बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है। इसका इलस्ट्रेशन से ही मैं आपको समझा दूंगा यार कि इलस्ट्रेशन बेसिकली ये है। सपोजिंगली मेरे को मारने ना, ये 4 मॉब लिंचिंग का एग्जांपल है, ये मॉब लिंचिंग का एग्जांपल है। सपोजिंगली ये मैं हूँ और मेरे को मारने ये 4 लोग आ रहे थे और उस टाइम पे मेरे हाथ में गन होती है। अब मुझे पता है कि यार ये लोग मेरे पास एक मत के अंदर, मेरे पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ है, रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है। ऐसी सिचुएशन में मेरे को प्राइवेट डिफेंस में अलाउड है कि जो ये उसके आगे बच्चे थे ना, ये 4 तो मेरे को मारने आ रहे हैं पर ये लोग इनोसेंट हैं, ये बच्चे हैं, चाहे मेरे पास ये राइट है। इंटेंशनली नहीं मार रहा हूँ बच्चे को, मैं मारना उन 4 को चाहता हूँ जो मेरे को मारने आ रहे हैं। और अगर गलती से वो गोली जाके वो बच्चों को लग जाती है तो मेरे पास ये, मेरे को उस टाइम पे मेरी कल्पेबिलिटी नहीं होगी, इम्यूनिटी ग्रांट होगी अगर वो बच्चे की डेथ भी होगी, क्योंकि मैंने जो अपना एक्सरसाइज किया है या जो मैंने गन चलाई है वो मैंने अपनी जान बचाने के लिए चलाई है, रादर देन उस बच्चे की जान लेने के लिए। ठीक है। यही चीज 106 में है। इसी के साथ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होता है। और कुछ भी अगर डाउट है एक बार हम लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि यार काफी लंबा, कोई काफी लोग कह चुके हैं काफी लंबा हो रहा है। तो इट्स बेटर जो लोग इंटरेस्टेड हैं लेट तक रहने के लिए, उन लोगों के साथ डाउट्स लिए जाएं रादर देन बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब किया जाए ऐसे। तो इसके 1 मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। हम लोग कल 81 तक हमने किया था शायद, हम लोग उसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे डॉलिंग बैक्स वाला भी से। तो मैं 2 मिनट का ही है यार सिर्फ, बस। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यार। तो हम लोग अब देखिए तो सेक्शन 76 से 81 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ कल की क्लास में। उसके अलावा सेक्शन 96 से 106 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, प्राइवेट डिफेंस से जो रिलेटेड है। अब इसके जो बीच के सेक्शंस हैं वो मैं करा रहा हूँ। सेक्शन 82 सबसे पहले इन्फेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। इन्फेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन्फेंसी में एक कॉन्सेप्ट आता है डॉली इनकपैक्स वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि डॉली इनकपैक्स कहाँ पे दिया गया है। तो हमारा सेक्शन 82 है और 83 है। ये दोनों चीजें हमारी जो है इन्फेंसी से रिलेट करती हैं। इसके अंदर जो 82, ये एक तो समझिए कि 82 और 83 एक स्पेशल प्रोविजन बनाया क्यों गया है। ऐसे ही लॉ पढ़ा जाता है कि यार आप लॉ में कई चीजें को रिलेट करते हो। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि यार क्यों बच्चों को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है या ये कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है कि यार बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन अलाउड है, तो अगर आप देखोगे तो यार आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करना अलाउड करता है, एक्सेप्शन क्रिएट करता है जो, और आर्टिकल 15 से अलग एक्सेप्शन अलाउड करता है। उसके अंदर लिखा हुआ है अलाउज मेकिंग ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। 15 क्लॉज 3 में हमारी ये बात है। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 39 ई एंड एफ, ये दोनों भी हमारे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए बात करता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यार 39 ई कहता है कि टेंडर एज ऑफ चाइल्ड इज नॉट अब्यूज्ड। 39 एफ के अंदर लिखा हुआ है चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन द हेल्दी मैनर। इसी के
अगर हम सोचते हैं कि अगर हम देखें कि 82 एंड 83 का हम लोग कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकअप क्या है, तो वो 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 39 ईएनएफ में लिंकअप है। इसके बाद हम लोग आते हैं डॉली इनकम 82 पे, सेक्शन 82 के ऊपर। सेक्शन 82 जो है ना, वो बात करता है चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। तो जो बच्चा होता है 7 साल से नीचे का जो बच्चा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं दैट ही इज डॉली इनकपैक्स। प्रिजम्पशन ऑफ चाइल्ड बिलो 7 years is that he is डॉली इनकपैक्स। यानी इसका क्लियर अगर इनके यानी कि जो डॉली इनकपैक्स का क्लियर अगर मतलब बताऊं, दैट ही इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन क्राइम। क्यों? क्योंकि ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज क्राइम, नेचर ऑफ हिज कंडक्ट। वो उस चीज को कभी समझ ही नहीं सकता है कि यार जो उसने काम किया है वो गलत किया है। तो इनकेपेबल हम लोग एक प्रिजम्पशन लगा लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी एक जो हमने कहा था कि एक जो हमने मैक्सिम किया था पहले भी, हम लोग जो सबसे पहला मैक्सिम जो मैंने आप लोगों को कराया था, एक्टस नॉन फैसेट रियम डिसी मेंसेट्रिया, यही मैक्सिम यहाँ पे भी हम एप्लीकेशन देखते हैं इस चीज का कि यार डॉली इनकपैक्स का जो अगर हम देखें ना कि कहाँ से निकल रहा है हमारा डॉली इनकपैक्स, तो वो यहीं से निकलता है। क्योंकि हम लोग एक प्रिजम्पशन ले लेते हैं रॉली इनकपैक्स में, दैट इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम बिकॉज ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज कंडक्ट, इज इनकेपेबल ऑफ हैविंग अ मेंसरिया। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है समझने की कि उसने जो किया है या जो कर रहा है उसकी वजह से क्या होने वाला है, या उसका कोई गलत इंटेंशन है, इस चीज की उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ से हम लोगों का डॉली इनकपैक्स का कंसेप्ट आता है। बेसिक मतलब इसका यही है कि यार इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम एंड देयरफॉर कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अ क्राइम। और बिकॉज रीजन क्या है इसका, लैक्स द एडिक्वेट मेंटल कैपेबिलिटी और टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड, इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, लैक्स द मेंटल कैपेबिलिटी। तो बेसिकली उस बच्चे के अंदर जो 7 साल के नीचे का बच्चा है उसके अंदर इतनी मेंटल कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि उसने जो एक्ट किया है उसका क्या नेचर है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। इसलिए हम लोग 7 साल से नीचे वाले बच्चे को एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देते हैं। 7 साल के नीचे वाला बच्चा चाहे मर्डर कर दे तब भी उसकी कोई कल्पेबिलिटी नहीं होगी। ये बात अपने माइंड में क्लियर रखो कि यार 7 साल से नीचे वाले बच्चे को क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसके पास कोई मेंसरिया नहीं है, तो वही मैक्सिम को यूज करते हुए उसकी कोई कैपेबिलिटी भी नहीं बनेगी। टॉली इनकपैक्स है वो, इनकेपेबल ऑफ हैविंग अ गिल्टी माइंड है वो। ठीक है। ऐसे ही जाके ना जब हम सेक्शन 82 के बाद हम आते हैं 83 में, तो ये क्वेश्चन आ जाता है यार पेपर्स में कि डॉली इनकपैक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि डॉली इनकपैक्स का कॉन्सेप्ट सेक्शन 82 में दिया गया है। क्लियर, क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन आता भी है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि डॉली इनकपैक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ कितनी एज पे एप्लीकेबल होगा। आंसर होगा 7 years। 83 अलग कॉन्सेप्ट है, 82 अलग कॉन्सेप्ट है। 83 जो है वो डॉली कपैक्स से क्रिएट करता है। 83 जो है वो डॉली कपैक्स से रिलेट करता है और 83 हमारा डॉली इनकपैक्स से रिलेट करता है। तो बेसिकली जो हम लोग कहते हैं ना कि यार एक तो यार इसमें काफी कुछ है, जीजी एक्ट से रिलेटेड है तो काफी लंबा भी हो सकता है ये चीज। तो डॉली कपैक्स का मतलब यही है कि केपेबल ऑफ मेंटल अंडरस्टैंडिंग।
तो इसका जो डॉली कपैक्स का मतलब है ना, उसकी सिंपल लाइन यही है, केपेबल ऑफ मेंटल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। क्यों? उसकी क्योंकि उसकी मैच्योरिटी इतनी हो चुकी है। डॉली कपैक्स जो रेट करता है वो 7 साल से 12 साल के बच्चे के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो आप 7 साल से 12 साल के बच्चा जो होता है उसके हम एक अजम्पशन ले लेते हैं यार, कि एक अजम्पशन नहीं ले जाती, मतलब आप एक तरीके से सोचते हैं कि यार उसके पास एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस है। तो अगर उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग या वो मैच्योरिटी गेन कर चुका है, हम लोग अगर ये चीज़ देखते हैं कि यार वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास मैच्योरिटी है, तो वो क्राइम कमिट करता है, तो उसको हम लोग उसको कोई इम्यूनिटी नहीं देते, जनरल एक्सेप्शन उसको हम प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे डॉली कपैक्स किया जाता है। तो ये जो प्रिजम्पशन है, ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है। अगर मैं प्रोसिक्यूशन हूँ, अगर मेरे को एक बच्चे को जेल भेजना है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि कोर्ट को मैं ये बात प्रूव कर दूं कि जो ये 7 साल से 12 साल के बीच का बच्चा है, नंबर वन, कि इसके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल ग्रो हो चुकी है। दूसरा, इसकी इतनी मेच्योरिटी थी कि इसने जो एक्ट किया है उसका इसको पता था कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसीलिए इसने ये एक्ट किया है। वो आपके जो ये हम कहते हैं ना कि मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर केपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट कैसे देखता है? कोर्ट आपके एक्ट देखता है कि यार आपने जो एक्ट किया है उसको किस तरीके से किया, उसके एक्ट के बाद आपने क्या किया। सपोजिंगली दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक 9 साल का बच्चा खेल रहा था और दूसरा 10 साल का बच्चा खेल रहा था। मजाक मजाक में उस 9 साल के बच्चे ने, अब उसको लगा कि नकली नाइफ है, कुछ भी है, और उसने चाकू मार दिया। तो हम लोग इस एक्ट को देखेंगे कि यार कि उसके पास एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं थी, या उसकी मेच्योरिटी लेवल नहीं थी कि वो अपने एक्ट का कॉन्सिक्वेंस समझ पाए। सब, और इसके अलावा अगर ऐसा केस होता कि उसके अंदर एक गिल्टी माइंड का एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि यार उसका भी ये, मैं ये नहीं कहूँगा गिल्टी माइंड, बट अगर सपोजिंगली यहाँ पे केस ये होता कि उसको एक एनिमिटी आ जाती, कि मतलब एक चिढ़ आ जाती, उसके अंदर थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी आ चुकी है, सपोजिंगली वो 11 साल का हो चुका है, उसके अंदर एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, और वो जाके चक्कू मार देता है, और वो बार बार चक्कू मारता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि यार मेरे को मारना है, बस उसको समझ आ चुकी है इस चीज की कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो मर्डर होगा। तो उस चीज को हम लोग कहेंगे कि यार उसको हम लोग जो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हमने दी हुई थी, वो हम उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देंगे। पनिशमेंट जो है ना, आप एक बात समझिए, आईपीसी में जो पनिशमेंट्स हैं वो इस चीज के लिए अलग से हैं, जेजे एक्ट की पनिशमेंट्स अलग से हैं। हम लोग देखते हैं कि 18 साल से लोग, जो कम उम्र का बच्चा होता है, उसको 3 साल की से ज्यादा की सजा नहीं होती है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। वो जेजे एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में मैं बात करूंगा एक बारी, जो 16 साल से 18 साल के बच्चे की बात हुई है। तो 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी, भले ही उसने क्राइम जो किया हो। तो जो एज का जो फैक्टर है हम लोग जो लेते हैं ना, वो हम लोग पनिशमेंट में अलग तरीके से लेते हैं, और जो आईपीसी का जो रिलेशन है वो अलग तरीके से है। आईपीसी में 7 साल से उम्र का जो बच्चा नीचे का है उसको एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, उसको 3 साल वाली सजा भी नहीं मिलेगी। जो 7 साल से 12 साल के बीच का बच्चा है उसको कंडीशनल इम्यूनिटी है, कि यार अगर वो उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और उसने ये क्राइम किया है तो हम उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देंगे। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग थी तो हम उसको 3 साल की सजा दे सकते हैं। जो 7 साल से ज्यादा का बच्चा है, 7 साल जो पार्शियल इम्यूनिटी या कंडीशनल इम्यूनिटी, बिल्कुल करेक्ट। तो 12 साल से 18 साल का जो बच्चा है उसको आईपीसी कोई भी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, और उसकी पनिशमेंट 3 साल से ऊपर नहीं होगी। जेजे एक्ट की अमेंडमेंट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि 16 साल से 18 साल के बच्चे को हीनियस ऑफेंसेस में हम अलग तरीके से देखने लग गए हैं। उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे एक बारी। और जेजे एक्ट अपनी साइड से कर लेना, क्योंकि जेजे एक्ट भी रिसेंटली न्यूज में था। किसी ने अगर हैदराबाद रेप केस का कुछ देखा होगा, कि शायद कोई एमएलए का बेटा था या किसी का बेटा था, वो पावरफुल बंदे का, उसने क्राइम कमिट किया था। उसमें कोर्ट के पास जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग, क्योंकि शायद वो 17 साल का था, हम लोग इसको एज अडल्ट कंसिडर करें या हम लोग इसको एज अ माइनर कंसिडर करें। ये जेजे एक्ट की अमेंडमेंट आई थी, और जो हम लोगों को निर्भया रेप केस का सबको पता है कि उसमें जो एक मेन अक्यूज था वो 3 साल बाद जेल से निकल चुका था, क्योंकि हमारा लॉ ऐसा था। बट अब लॉ के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। 16 साल से 18 साल के बीच का अगर बच्चा बंदा होता है तो हम उसको एज एन अडल्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। 2013 के बाद वैसे अमेंडमेंट जो आई है वो शायद 16 में आई है जेजे एक्ट की, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है मेनका गांधी वाज प्रेजेंटिंग दिस बिल इन द हाउस। तो 2013 में जस्टिस, यस, जेजे एक्ट की अमेंडमेंट एक बार देख लेना है। जेजे एक्ट की अमेंडमेंट अपनी साइड से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको जेजे एक्ट में क्या है। जेजे एक्ट और आईपीसी का रिलेशन आप समझ लो, जो समझ लो ये चीज, कि जेजे एक्ट आपकी ये इम्यूनिटी की बात नहीं करता है, जेजे एक्ट पनिशमेंट की बात करता है। जेजे एक्ट आपको बताएगा कि यार चाइल्ड को कैसे पनिशमेंट दिया जाए, उसको उसका उसको हम लोग जब हम सपोजिंगली अगर वो पनिश कर दिया है कोर्ट ने,
उसके बाद उसको जो रिमांड होम में भेजा जाएगा, तो जे कहेगा उसको 3 साल में रिमांड होम में भेजा जाएगा। और क्या रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की जाएंगी, वो सब जे एक्ट की चीजें हैं। आईपीसी में जो ये 82 और 83 है, 82 एंड 83 है ना, यहाँ पे इम्यूनिटी की बात है। जहाँ 82 एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है 7 साल के बच्चे के नीचे, 7 साल से नीचे के बच्चे को, वहाँ 83 जो 7 साल से 12 साल का बच्चा है उसको देखता है। 83 ये देखता है कि यार एक पार्शियल इम्यूनिटी या कंडीशनल इम्यूनिटी, अगर वो लगता है कोर्ट को उस टाइम पे कि इसकी इतनी मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये जो इसने एक्ट किया है इसका ये कॉन्सिक्वेंस समझ सके, तो कोर्ट उसको इम्यूनिटी ग्रांट कर देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इसके एक्ट में इतनी मेच्योरिटी थी, इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि ये समझ सकता है, तो कोर्ट उसको इम्यूनिटी ग्रांट नहीं करेगा। 82 डॉली इनकपैक्स, 83 डॉली कपैक्स। इसके यार मैं आगे थोड़ा अब नहीं कर पाऊंगा। मतलब जे एक्ट का एक बारी फिर भी अपनी साइड से एक बारी कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार अब 1.5 घंटा शायद हो चुका है। तो जिसको क्वेश्चंस हैं वो सब थोड़ा सा रुक जाओ। बाकी रिकॉर्डिंग जो भी कर रहा है तो वो रुक सकता है रिकॉर्डिंग के लिए। इसके आगे का मैं कल से ही करूंगा। अब तक हम लोग कल में यार इंटॉक्सिकेशन और आपका इंसैनिटी करूंगा। इंसैनिटी में मैकडॉटन केस भी एक आता है, तो मैं इतना ज्यादा अभी तो नहीं करूंगा। तो